अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट NTN TV न्यूज़ पर और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन, तारीख़ सिर्फ़ किताबों में नहीं लिखी जाती, बल्कि तारीख़ वो लोग लिखते हैं जो अपनी जदोजहद, अपने किरदार, अपनी कुर्बानियों से कौम का मुस्तकबिल बदलते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि आज की जो गुफ्तगू है वो सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं बल्कि एक सफ़र है। इस सफ़र से हम सीखेंगे कि मुश्किलात, परेशानियां और तूफ़ान इंसान को कमज़ोर नहीं करते, बल्कि वो आपको एक फौलाद बनाते हैं। और ऐसी ही आज के जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जिन्होंने सियासत में, तालीम में, समाजी खिदमात में और फ़न की दुनिया में अपनी ज़िंदगी कौम के नाम की है। तो ये वो लोग हैं जो काबिल फ़ख्र हैं, जिन पे हमें फ़ख्र करना चाहिए, और ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। तो मैं बिला तातुल चाहूँगा कि मैं नाज़रीन आपका तारुफ़ कराऊँ अपने मेहमानों से। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान हैं, जिन्होंने नौजवानी से जमहूरियत और अवामी हकूक़ के लिए कैद व बंद की सोबतें झेली, मगर अपने नज़रियात पर समझौता नहीं किया। आज भी सियासी शऊर और सहाफ़त का एक बहुत बड़ा मोतबर नाम है जनाब गाजी सलाउद्दीन साहब। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। बड़ी थैंक यू। हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं, जिन्होंने कई दहाइयों से बच्चों की तालीम, अदब और तरबियत के शोबे में बेलौज़ खिदमात अंजाम दी और हज़ारों नस्लों की रहनुमाई की, और आज भी वो हमारी सबकी रहनुमाई कर रहे हैं, जनाब सलीम मुग़ल साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। उसके बाद आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं, जिनका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं, और आजकल वो फोकल पर्सन है वज़ीर बल्दियात सिंध के जनाब सलीम अहमद चांडियो साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले चलते हैं गाजी सलाउद्दीन साहब आपकी तरफ। आपकी मैं जदोजहद देख रहा था कि आप तालिब इल्मी के ज़माने से ही, नौजवानी से ही आप में एक सियासी शऊर था। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि ये शऊर आप में खुद आया या पेरेंट्स से आपको मिला या माहौल से आपको मिला कि आपने इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपने एक अच्छी टीम के साथ मुझे मदऊ किया। थैंक यू। मेरे लिए सुबह को आना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उम्र के इस स्टेज पर मैं बहुत सी दवाएं भी लेता हूँ, लेकिन आपने इतना इसरार किया तो मैं आज सुबह आ गया हूँ, वरना दवाएं देता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर उठता तो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। मैंने एक अपना रूटीन बनाया हुआ एक अरसे से। तो नमाज के बाद वॉक के बाद जो है वो फिर सोशल मीडिया पर लिखना, सारी चीज़ें करना, क्योंकि इस वक्त मैं सोशल मीडिया पर लिखता हूँ। इससे पहले मैं जंग में लिखता रहा, कौमी अखबार में जो है वो स्टार्ट ही कौमी अखबार हमने साथ किया था, मैंने इलियास शाकिर साहब ने और मुख्तार आकिर साहब ने। और पहला पर्चा था जो है वो ये उर्दू का, जो शाम में निकलता था। और अहम चीज़ ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने व्यूवर्स को पता चलूँ, इसका नाम शाह मर्दां शाह पीर पगारा ने रखा था। अच्छा बात। जब हम तीनों गए उनके पास के शाह पीर साहब, हम आपके पास हाजिर हुए हैं, एक नया पर्चा जो है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो शाम का होगा, उसका नाम आप दें। तो उस ज़माने में कंप्यूटर नया आया था, तो पीर साहब ने कंप्यूटर से वो नाम निकाला, तो नाम जो आया वो आया कौमी अखबार। तो इलियास शाकिर मरूम ने कहा कि सलीम साहब कि
पीर साहब ये तो चलेगा नहीं। पीर साहब ने कहा बाबा, पीर साहब बात इस तरह कर जी, बाबा चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। क्या और बात है। वाकई हमने देखा कि कौमी अखबार दौड़ने लगा और हाकर्स दौड़ते हुए जो है वो कारों के पीछे शारा फैसल पर, और शारा फैसल पर गाड़ियां रुक जाती थी। और फिर मीर शकील रहमान को जंग जैसे पर्चे का जो है वो मालिक होने के बावजूद भी कौमी तशवीश हुई। अखबार का मुकाबला करने के लिए अवाम निकाला 1 रुपए में। जी, वो हमारा भी अखबार 2 रुपए में होता था, हमने उसकी कीमत कम नहीं की, लेकिन उस कंपटीशन के भी हमें बहुत से फायदे हुए। आपने मेरी जर्नी का जो है वो स्टूडेंट लाइफ में, मैं जो है वो 9th में पढ़ता था। हैदराबाद मेरा शहर है, आबाई शहर हैदराबाद शहर है। माई जर्नी पर मेरा बुक भी अभी आ रहा है, आज वो उसका भी ऐलान कर देता हूँ माशाल्लाह। जो है वो। उससे पहले एक और चीज़ भी सर, हम सब ऑन ईयर आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि 15 जुलाई को आपकी बर्थडे है। तो एडवांस में हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी थैंक यू। तो वो 9th में मैं था। भुट्टो साहब मुझे बहुत अच्छे लगते थे जी। उस जमाने में। मौलाना मौदूदी साहब थे, आपके मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, खान अब्दुल वली खान थे। उस सारी खेप में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज़ ए वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। और उनकी अक़वाम मुत्तहिदा की वो तकरीर जो है मुझे आज भी नहीं भूलती, कि वो जो जिसमें करारदाद फाड़ कर वो जब भागे थे कि मेरा मुल्क मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरे अवाम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आज भी हमारे जो है वो रगों में बस खून दौड़ने लगता है। ऐसा ही जब भी सुनते हैं, जब भी सुनते हैं, अभी भी मैं बात कर रहा हूं तो मेरी कैफियत चेंज हो गई। फीलिंग आपको आ रही होगी। फीलिंग आ जाती है कि ये लीडर है जो अवाम को जगा रहा है, जो मुल्क की बात कर रहा है, जो हमारे मुल्क को इस स्टेज पर ले जा रहा है। उस वक्त जो है वो मैंने सोचा कि ये लीडर जो है वो। और फिर मैं 1 यूनिट के खिलाफ जब पहला मेरा जेल था, मुझे अरेस्ट किया गया था। 26 जनवरी सन 1969। हाँ, आपने बड़ा अच्छा जो है वो। जी सर, मैंने पूरा काम स्टडी किया हुआ किया है, आपको। हाँ। 69 में जो है वो, तो जब स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में मुझे ले जाया गया तो मेरा कोई वकील नहीं था, क्योंकि स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में वकीलों को परमिशन नहीं होती। वो फिर आपको हैदराबाद से भावलपुर भी। हाँ नहीं, वो तो बाद का मरहला था। पहले तो था मुझे सजा आ जाए तो या मुझे रिलीज कर दें या सजा दे दें, क्योंकि फौजी कोर्ट तो जो है वो सजा ही देती है, रिलीज तो किसी को भी नहीं किया जा सकता। सही है। तो मुझे जो है वो वहां पर सजा दी 3 महीने की। मुझे मेरे साथ हैदर बख्श जतोई जो सिंधी हारी तहरीक के बहुत बड़े लीडर थे, उनके बेटे थे और एक और भी थे। और जो बड़े लीडर थे हमारे 4, नवाब यूसुफ टालपुर साहब GS हिंद स्टूडेंट फेडरेशन के जो है वो सरबराह थे, इकबाल तरीन साहब जो इस वक्त अमेरिका में हैं, और थर्ड हुसैन शाह बुखारी साहब, और चौथे जो है वो एक और थे। चार लीडर जो है वो, जिनको मुल्तान जेल का ऑर्डर किया था, 1 साल की सज़ा थी स्पेशल मिलिट्री कोर्ट की तरफ से। और हम 3 बंदे जो छोटे थे, 14 साल की उम्र थी हमारी, तो हमें भावलपुर पोस्टल जेल जो है वो भेजा गया। तो हमारे वकील जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। मेन चीज़ ये थी कि भुट्टो, अच्छा उस वक्त भी वहाँ पर कर्नल साहब थे, कोई फौजी कोर्ट को जो है वो देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वकील तो आप कर सकते हैं, लेकिन वकील आपका मुकदमा नहीं लड़ सकता, मुकदमा आपको खुद लड़ना है, और वकील आपको मशवरा दे सकता है कान में। भुट्टो साहब ने जो हो सकता था, क्योंकि एक पूरे से तयशुदा होता है। तो यहाँ से जो है मेरी जर्नी शुरू हो गई। अच्छा, फिर भी जो है वो, चलो मैं 3 महीने के लिए वहाँ पहुँच गया। उस वक्त तो मैं गाजी सलाउद्दीन तो था नहीं, मैं जो है वो एक आम सा स्टूडेंट था, और स्टूडेंट लीडर भी नहीं कह सकता। मैंने तो स्टार्ट किया था अभी। तो भुट्टो साहब भावलपुर जेल में आए बम्बई बेकरी के केक लेकर। तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि भुट्टो साहब जो है वो आ रहे हैं। हमें जो है वो वार्ड से आम कैदियों के साथ रखा गया था। आम कैदियों से हटाकर हमें हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया गया, जेल के अंदर ही हॉस्पिटल होती है, तो मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ कि कुछ होने जा रहा है हमारे साथ, हमें हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट किया गया। तो दूसरे रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, हमसे मिले, तो बम्बई बेकरी के केक लाए। तो मुझसे पूछा तुम्हारा मैट्रिक का एग्ज़ाम कब है। मैं छोटा था, तो मैंने कहा सर मेरा एग्ज़ाम्स जो है वो, मैं जैसे रिलीज़ होऊंगा तो मुझे एग्ज़ाम। बोला उसकी तैयारी की है तुमने? तो सर मेरी तो बुक्स भी नहीं है।
तो उन्होंने उस वक्त अहकामात दिए, क्योंकि भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा रहे थे जी बिल्कुल, और वो उनकी बहुत बड़ी इज़्ज़त थी, बहुत बड़ा स्टेचर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि सर हमने जो है वो रात को इनको बुक्स पहुंचा दी हैं। मैंने कहा रात को मुझे मिली है, मैं तैयारी करूंगा। तो मैं जेल भी काट रहा था, मैट्रिक की तैयारी भी कर रहा था, फिर मैंने मैट्रिक भी किया। इस दरमियान मैंने जेलें भी काटी, टार्चर सेल भी देखे, फांसी गार्ड भी देखा, क्योंकि मैं फिर PSF का चेयरमैन बना 80 में। बेनज़ीर साहब आएंगे क्योंकि भुट्टो साहब की डायरेक्शन पे आपने जो है सिंध पीपल्स फ्रंट फेडरेशन की आपने बुनियाद रखी, फाउंडर हुआ। उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आपको चेयरमैन भी बनाया, तो हम उस पर आते हैं बाद में। तो चलते हैं सलीम मुगल साहब की तरफ। सर आपने माहिर अतफाल अदब में आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा दिया। आपका तारुफ भी माशाल्लाह, आपने यूनिसेफ के साथ भी काम किया, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आप बहुत सारे माहाना मैगज़ीन्स वगैरह को भी लिखते रहे हैं, और आज भी आप जो है वो टीचिंग कर रहे हैं और B.Ed के बच्चों को आज भी आप पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जितने भी हमारे साथ आज के मेहमान हैं, मैं ये कहूँगा कि आपने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदली, बल्कि हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे की भी ज़िंदगी बदलने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो ये शुरू से ही आपको शौक़ था? थोड़ी सी जर्नी में चाहूँगा कि स्टार्ट कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब। सर पता नहीं क्यों ये बात मेरे जहन में कहीं से आ गई, कहाँ से आई नहीं पता, कि बच्चा सबसे ज़्यादा अहम है, और बच्चा भी अपनी छोटी उम्र में। बिल्कुल ठीक है ना। तो मारिया मोंटेसरी तो कहती है कि बच्चे की टोटल पर्सनैलिटी 3 साल में बन जाती है। तो इसका मतलब छोटा बच्चा हमसे ज़्यादा तवज्जो चाहता है, उसको फोकस करें, उसको अच्छे रवैये दें, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दें, उसको टाइम दें, सब कुछ। फिर ये मैंने पढ़ तो रखा था, मुझे अंदाज़ा भी था, लेकिन फिर जब मैंने यूनिसेफ ज्वाइन किया तो यूनिसेफ तो है ही माँ और बच्चों का इदारा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं 15 साल तकरीबन यूनिसेफ के साथ रहा और मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए। मेरी कोई 70-80 डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी बिल्कुल मैंने देखा। तो बेनज़ीर साहिबा के लिए मेरी गर्ल चाइल्ड ऑफ सिंध जो है ना, उस पर मेरी एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो मैंने की। तो जब ये आप बच्चों के काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप पर बहुत से राज आश्कार आप पे होना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ये क्या। तो मैंने ये जान लिया कि बच्चा अहम है और पूरी जिंदगी का हर लम्हा मुझे बच्चों को देना है। तो आप देख लें, अगर आपको मेरे तारुफ का थोड़ा सा अंदाजा हो कि मैं बच्चों का, मैंने मैगजीन आंख मचोली शुरू किया, जी बिल्कुल किया रहा। मैं हकीम सईद साहब के साथ फिर हमदर्द नौनिहाल का एडिटर रहा, और मैं काफ़ी अर्सा, फिर मैं बज़्म नौनिहाल को हेड करता रहा। फिर मैं यूनिसेफ का मैगजीन अलिफ उजाला था, मैं उसका एडिटर रहा। फिर मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में जितना अर्सा रहा, तो मैं ज़्यादातर और भी प्रोग्राम किए, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के प्रोग्राम में सोहेल राना का साथ रहा। जी सोहेल राना संग चले, सारे दोस्त हमारे, और फिर वो रोशन तारा हमारा सिंधी का एक प्रोग्राम होता था, ये मैंने बहुत अर्सा जी, वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी एफिलिएशन तो सर बच्चों से पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। यानी सूरत ये होती थी कि जो बच्चे आए उसमें शिरकत के लिए, एक बच्चा कह रहा है फिशी आ रही है, छोटा सा बच्चा है, कोई रो रहा है, मैं उनको गोद में उठाता था, उसको चुप कराता था, मैं उसको वॉशरूम लेके जाता था, तो मुझे डांट पड़ती थी। सारे सीनियर प्रोड्यूसर और स्टाफ पागल हो गए। मैं कहता था एक बच्चा तकलीफ में, अगर ये मेरा बच्चा होता मैं तब भी तो करता ना। तो मतलब मैं इस हद तक आगे बढ़ गया। और मैं आज भी कहता हूँ कि कौमें जो है ना, वो तरक्की करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो सर वही कौमें ज़्यादा आगे बढ़ती हैं जो छोटी उम्र से फोकस कर लेती हैं। मुझे नहीं पता अभी टाइम की क्या सूरत है, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूं। जी जी बिल्कुल। जमीलुद्दीन आली साहब से दोस्ती तो नहीं कहूँगा, बुजुर्ग थे मेरे, लेकिन उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था। तो एक दिन उन्होंने मुझे एक बात बताई, कहने लगे कि मैं भुट्टो साहब के साथ जब माओ से मिलने गए थे, चेयरमैन माओ ज़ेडुंग से, तो कहने लगे मैं भी उस डेलीगेशन में शामिल था। तो वो कहने लगे जब हम वहाँ पहुँचे तो हम सब कतार में खड़े हुए थे, माओ साहब और सबसे हाथ मिलाने लगे। हमें ये ब्रीफ कर दिया गया था कि आप माओ ज़ेडुंग साहब से कोई सवाल नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ मिलाएंगे। ओके तो ठीक है। लेकिन वो कहने लगे मैंने देखा कि माओ साहब जिसका हाथ पकड़ लेते हैं वो छोड़ते ही नहीं है, यूं यूं देर तक उसका हाथ हिलाते रहते हैं। तो मुझे ख्याल आया कि यार ये तो बहुत टाइम है, एक सवाल तो हो सकता है इसमें। बिल्कुल। तो कहने लगे जब मैं मेरा हाथ उन्होंने जैसे ही पकड़ा तो उनके साथ एक खातून भी थी जो तर्जुमा करके बताया करती थी, ब्रीफ करती थी। तो मैंने उनसे कहा मुझे बस माओ साहब से ये पूछकर बता दें कि इन्होंने एक बड़ा काम ऐसा कौन सा कर लिया है जिस पे ये बहुत मुतमईन है।
तो उस खातून ने माऊ साहब से कहा अपनी ज़ुबान में, और उन्होंने जवाब दिया। तो वो खातून कहती हैं, माऊ साहब कहते हैं हमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया है, अब दुनिया एक नया चीज़ देखेगी। क्या बात है, क्योंकि बच्चों की तरबियत जो है सर, उस पर हम फोकस नहीं करते सर हैं। का ये सीक्रेट आउट भी है, लेकिन पता नहीं इसको इजी लेते हैं हम लोग, इसको हम समझते नहीं है। हम समझते हैं अनाउंस कर देने से कि हमने 100 स्कूल खोल दिए हैं तो हम तरक्की कर जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको बहुत नीचे उतर के करीब आकर उसको देखना पड़ेगा, बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें बेस्ट टीचर रखने होंगे। कुछ नहीं तो उस दरसगाह का जो हेड जो उसको कर रहा है वो बहुत अच्छा आपको लेकर आना होगा, आपको बहुत अच्छा करिकुलम, निसाब, चीज़ें तैयार करनी होंगी। पर हम नहीं करते सर, हम नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा, इस पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम दोबारा आपकी तरफ भी आएंगे, अभी हमारे पास टाइम है, बहुत सारी बातें हमने करनी है आपसे। हम चलते हैं सलीम अहमद चांडियो साहब की तरफ। सलीम अहमद चांडियो साहब, मैं आपको बड़े अरसे दराज से देखता हूँ कि माशाल्लाह आप एक एक्टिव सोशल वर्कर हैं और आप कोशिश करते हैं हर तकरीब में जहां आपको बुलाया जाता है आप पहुंचते हैं, और ना कि पहुंचते हैं बल्कि पार्टिसिपेट करते हैं और अपना वक्त देते हैं और उनको आप आइडियाज़ भी देते हैं। और तो ये सोशल वर्कर से आप सियासत में आ गए, और सियासत में तो आपको पता है ज़्यादातर बातें ही सुननी पड़ती हैं। तो मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप सोशल वर्कर से सियासत की तरफ आने का ख्याल कैसा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें यहाँ पे मदद किया। इतने अच्छे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के दरमियान में यहाँ पे मौजूद हूं और आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। जहाँ तक मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, दूसरी आपसे शिकायत ये है कि आपने, एक तो मेरे उस्ताद हैं, हकीकी उस्ताद हैं गाजी सलाहुद्दीन साहब, उनके सामने मुझे बिठाया। दूसरा माहिर तालीम सलीम मुगल साहब, तो मैं उसमें समझे तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ और मैं आपका शुक्र, बल्कि इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इनके साथ यहाँ पर आज मौजूद हूँ। और जहाँ तक सफ़र का ताल्लुक है, तो जैसे कि सलीम मुगल साहब ने कहा, तो हम तो वहाँ से शुरू हुए जो नौनिहाल और हमदर्द, वहाँ पे उसमें हमारा फ़ोटो एक आ जाता था, तो हमने हमारी बड़ी खुशी की, जब छोटे थे हम वहाँ उसमें फ़ोटो लग गया, तो वहाँ से हमारा सफ़र एक तरह से शुरू हुआ। बाकी जो मौजूदा मेरी जिम्मेदारी है ये अभी जी, तो ये योम आशूर से 2 या 3 दिन पहले मतलब साहब ने मुझे दी है, जिम्मेदारियां दी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उसमें 3-4 दिन में मैंने मतलब काफ़ी, मतलब जितने में कराची के काफ़ी तमाम डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इमाम बारगाह थे वहाँ पे मैं गया। वहाँ के जो मसले मसाइल थे, मतलब छोटे मसले थे, कुछ बड़े मसले थे, तो छोटे मसले वगैरह थे वो तो हमने ऑन द स्पॉट मतलब खुद ही वहाँ पे हल करवा दिए थे। और उसके बाद कुछ लोगों से हमने कमिटमेंट किया कि अभी योम आशूर के बाद इनको मुसलसल हम जारी रखेंगे। तो फिलहाल तो अभी इसी पे काम हो रहा है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे मजीद भी हम बात करेंगे। चलते हैं गाजी सलाहुद्दीन साहब की तरफ। गाजी साहब, आपको भुट्टो साहब ने ये डायरेक्शन दी कि जी आपने जो है वो सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखनी है, तो मैं चाहूँगा वहाँ थोड़ा सा आप हमें बताइए कि वो बुनियाद रखी, फिर पूरे सिंध में आपने काम किया और बड़ा फाल उसको ऑर्गेनाइजेशन को आपने बनाया। उसके बाद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आपको जो है वो चेयरमैन बनाया, तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी आप अपनी डिटेल बताइएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी बन चुकी थी 1967 में डॉक्टर मुबशर हसन की रिहाइशगाह पे लाहौर में। उनका कोई स्टूडेंट विंग नहीं था अभी तक पूरे पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी का नेटवर्क बन रहा था, तो यहाँ पर सिंध में जो है वो 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक चल रही थी और भुट्टो साहब जो है वो सिंध उनका मरकज़ था। लाड़काना से हटकर भुट्टो साहब अगर हैदराबाद आते थे, जो मरकज़ था हमारा, मीर रसूल बख्श टालपुर साहब जो है वो खाकसार तहरीक से पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। वो खाकसार तहरीक के बहुत बड़े लीडर थे, मीर रसूल बख्श टालपुर और मीर अली अहमद खान टालपुर। मीर अली अहमद खान टालपुर जो है वो बाद में शामिल हुए। मीर रसूल बख्श वो खद्दर पहनते थे, अवामी अंदाज था, बीड़ी पीते थे, उस जमाने में बीड़ी पी जाती। जी जी बिल्कुल, हाँ बीड़ी अगर आप समझे तो जो है सिगरेट की एक वो मतलब किस्म है। हाँ, किस्म नहीं है, असल चीज ही बीड़ी है। वो पत्ते में या पत्ते में तंबाकू या बीवी या बीड़ी, ऐसा ही है, असल चीज ये है। ठीक है, तो वो बीड़ी पीते थे और जमीन पर बैठे थे, अपने बंगले पर जो है वो जमीन पर बैठते थे। और ये पहला बंगला मैंने देखा था, घर था जो खुला हुआ होता था, सुबह हजारों लोग आते थे और वो जमीन पर बैठ जाते थे, मीर साहब उनके साथ बैठे हुए होते थे। तो भुट्टो साहब जब आए तो हमारे पास रिहाइश के लिए कोई जगह नहीं थी कि भुट्टो साहब को कहाँ पर बैठाएं।
हमने होटल ओरेंट का कमरा बुक करवाया था। होटल ओरेंट काजी अकबर मरूम साहब का था। भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह किया था जब वजीर खारजा थे। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान से लड़ रहे थे तो होटल ओरेंट का कमरा जो हमारी बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी गई। तो हमने जो है वो बहुत एहतजाज किया। अब ऐन वक्त पर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत को कहाँ ले जाएं? उस जमाने में इतने बड़े बड़े बंगले नहीं थे जैसे आजकल वडेरों ने हर जगह पर बंगले बना लिए हैं और जो है वो उस पर नहीं जाता। तो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि हैदराबाद जैसे छोटे शहर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिहाइश कहाँ पर रखी जाए। तो हमने कहा चलो मीर साहब के यहाँ एक फातह है, वहाँ पर चले चलते हैं। मीर साहब ने अगर पूछ लिया तो मीर साहब उनको भुट्टो साहब को जाने नहीं देंगे, हमें पता है। हम चले गए, फातह वातह जब की तो मीर साहब ने कहा कि सरकार, वो उनका जुमला होता था सरकार आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं भुट्टो साहब। तो भुट्टो साहब ने हम स्टूडेंट की तरफ इशारा किया कि ये सारा इंतजाम इनका है, मैं तो इनकी दावत पर आया हुआ हूँ। तो हमने मीर साहब को बताया कि इस तरह जो है वो काजी साहबान के यहाँ होटल पे हमने रूम बुक करवाया हुआ था, उन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिए जो है वो रिजर्वेशन। तो बोला सरकारी मेरी एनेक्सी खाली है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से और बढ़कर कोई चीज हो सकती है क्या? हमें तो क्या चाहिए था, हमें एनेक्सी चाहिए थी, हमें एनेक्सी मिल गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर वो अपना मरकज बना लिया। क्या बात है। वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शुरुआत हुई। मैं गोल बिल्डिंग से सुबह डेली पैदल टंडो मीर महमूद जाता था। भुट्टो साहब उठ जाते थे तो फिर लॉन में आते थे, हमसे मिलते थे। ये हमारा रोजाना का रूटीन था। हमारे पास स्टूडेंट लाइफ में इतने पैसे थे नहीं कि हम रक्षा में या किसी में जाएं। कारें उस वक्त हैदराबाद में बहुत कम होती थी। मीर रसूल बख्श टालपुर साहब के पास एक पुरानी शेवरलेट होती थी जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो सफर करते थे। ये इब्तिदाई मरहला था। 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें कहा कि अब आप जो है वो स्टूडेंट विंग बनाए। हमने कहा कि आप हुक्म करें। हमने फिर PSF का जो है वो 4 आदमी थे। हमने हैदराबाद के जबीस होटल में तिलक चाड़ी पर अभी है शायद जबीस होटल, वहाँ पर जो है वो हमने बनाई। सिंध हमने इसको PSF को आगे इसलिए रखा था क्योंकि हमारा कौम परस्तों से मुकाबला था। खासतौर पर GSN स्टूडेंट फेडरेशन थे जो यूनिवर्सिटीज़ में जामियात में जो है वो सिंध में बहुत ताकतवर जमात थी स्टूडेंट्स विंग में, तो उनका मुकाबला था। तो हमने सिंध जो है वो सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, तो वो फिर वो सपाफ बन गई। तो उसका मैं जो 4 आदमी थे उनमें एक मैं भी था। तो हम लोगों ने स्टार्ट वहाँ से किया था। फिर ज़ाहिर है उसको पूरे सिंध में हमने मुनज़्ज़म किया और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर जो है वो बेनज़ीर साहबा ने मुनज़्ज़म किया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी घाट में थे तो बेनज़ीर साहबा को ये शोबा दिया गया था कि वो स्टूडेंट विंग्स को जो है वो पूरे पाकिस्तान में मुनज़्ज़म करें और बेगम नुसरत भुट्टो साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड करेंगे। ये सारा जो है वो हमारा था। उस ज़माने में फिर 80 में मुझे बेगम साहबा ने और बेनज़ीर साहबा ने मिलकर जो है वो फैसला किया कि अब गाजी सलाउद्दीन जो है इसको लीड करेंगे। फिर हमने किया, लेकिन वो बड़ा मुश्किल वक्त था। फिर 5-6 साल में जेल में भी रहा, टार्चर सेलों में भी रहा। फांसी घाट में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी आ रही थी 4 अप्रैल को 1979 को, तो मुझे फांसी घाट सखर में मुंतकिल कर दिया गया। वो एक बड़ा अजीब मरहला था जहाँ कोई बल्ब नहीं था, अंधेरा था, और उसमें मैं 2-3 दिन उसमें भी रहा। फिर शोर हुआ वहाँ पर कैदियों ने, सियासी कैदियों ने कि उसको जो है वहाँ से निकाला जाए। फिर मुझे निकाल कर फिर वो सियासी कैदियों के साथ लाया गया। तो एक अजीब मेरी जर्नी अगर आप देखें तो वो कोई गाजी नाम ही जो है वो जद्दोजहद का है, स्ट्रगल का है, मसलसल स्ट्रगल का है। तो अभी मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया तो उससे पहले मेरी वाइफ ने ये बात कही कि अगर ये गाजी हटा दिया जाए और आप सलाउद्दीन रहें तो आपसे बहुत सी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे याद है मैंने अपनी वाइफ को, जो डरती थी मुझसे बात करते हुए भी, अल्लाह उसको मग़फ़िरत फरमाए, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें पता है गाजी क्या है? मेरी जो ऊपर बख्शिश होनी है वो इस नाम से होनी है। बाबा तुम इतनी बड़ी बात तुमने कह दी है, वो भी मेरे से तवक्को कर रही हो कि मैं इस नाम को चेंज कर दूं, और ये जो गाजी लफ्ज़ मुझे दिया है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया है। क्या बात। मेरा नाम सलाउद्दीन था। जी बिल्कुल। जब मैं जेल काट कर आया तो भुट्टो साहब ने कहा कि ये अब सलाउद्दीन नहीं है, अब ये गाजी है।
तो मैं गाजी सलाउद्दीन हो गया। अब अगर कोई मुझे सलाउद्दीन के नाम से पुकारेगा ना तो कोई नहीं नहीं समझेगा। पहचानेगा। तो जैसे एक गाजी आपकी बिल्कुल चश्मा हमारी शख्सियत का हिस्सा, मुझे कुछ लोगों ने कहा लेंसेज लगा लो। मैंने कहा भाई अगर लेंसेज लगाए मैंने तो मैं गाजी सलाउद्दीन नहीं रहूंगा। ये चश्मा अब हमारा शख्सियत का, कुछ चीजें फिर शख्सियत का हिस्सा बन जाती बिल्कुल ऐसा हैं, ही आप है। उसको तब्दील नहीं कर सकते। और वैसे भी सलाउद्दीन साहब, मैं एक बात कहूँगा कि हम हमेशा अपने यूथ को यही कहते हैं कि आपने आपको कंफर्ट जोन से आप निकालें, क्योंकि जब तक आप जद्दोजहद नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हज़ारों लाखों में चंद लोग होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं, सलीम मुगल साहब आपकी बात करूं, चांडी साहब आपकी बात करूं, तो लोग आज आपको जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि आपने जद्दोजहद की और आपने कभी भी मुश्किलात और तूफ़ान के आगे सरेंडर नहीं किया, बल्कि आपने उसके आगे फौलाद की तरह खड़े रहें। और फिर यकीनन कामयाबी उन लोगों को ही मिलती है जो जद्दोजहद करते हैं। तो हमेशा मैं यूथ को कहता हूँ कि आप कंफर्ट जोन से निकलें, सिर्फ सोचें नहीं बल्कि प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू करें, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। जो ख्वाब आपने देखे हैं, ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाब के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी जितना बड़ा ख्वाब देखते हैं। तो सलीम साहब, आपकी तो ज़िंदगी भी, मैं ये कहूँगा कि जैसे गाजी सलाउद्दीन साहब ने आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं, और आज भी आप, मैं ये कहूँगा कि इस एज में भी आपने अपनी 50 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी जो है वो वक्फ की है अपनी कौम के लिए। ये बहुत बड़ी एक एज़ाज़ और ऑनर की बात है। मैं काबिल एहतराम है आप हमारे लिए। तो ये बताएं कि जो हमारा निसाब है आज का, अगर हम बात करें, इस पे हम अक्सर बात करते हैं कि हम तरबियत पर काम नहीं करते, क्योंकि आपने तो शुरू से ही देखें ना, एक बच्चा जो होता है वही कल का मुस्तकबिल का हमारा, समझो कि पाकिस्तान की भाग दौड़ उसी ने संभालनी है। कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो बच्चे की अच्छी तरबियत करती है, और एक उस्ताद भी जो है ना वो बच्चे की तरबियत करता है। तो एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छी माँ अगर बच्चे की अच्छी तरबियत हो जाती तो सोसाइटी में फिर आप देखेंगे तब्दीली आना शुरू हो जाती है। सही है। तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा, जब पीटीवी से गए तो आपने वहाँ पर भी बच्चों के ही प्रोग्राम किए सारे, और उस पर आपको बड़ी अच्छी रिकग्निशन मिली, मैं समझता हूँ। तो क्या निसाब में तब्दीली के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने अच्छा सवाल किया है। मैं इसको ना इसका जवाब ज़रा दूर से आके फिर दूंगा। जी जी बिल्कुल। एक दफ़ा हम फिल्म बना रहे थे, एक मुकाबला था 6 मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया और कुछ 4 मुल्क दूसरे थे फार ईस्ट के। तो फिल्म था पीपल एंड ड्वेलिंग इन जापान, ये टॉपिक था उसका। तो हम उसका स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो उसके लिए पढ़ भी रहे थे, देख भी रहे थे। ये बड़ी अजीब व गरीब एक फिल्म थी, और उसमें हमें करना ये था कि इसको वही प्रोड्यूसर कर सकता था, इस फिल्म को, इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता था जिसने जापान ना देखा हो। तो मेरा ख्याल है शायद उनका टारगेट ये था कि जापान को सुनकर लोगों ने कैसा महसूस किया है वो अपनी उन फिल्मों में देखें। कुछ इस टाइप की बात थी। खैर, नाज़मुद्दीन इसके प्रोड्यूसर थे और मैं इनके साथ रिसर्च में शामिल था। अच्छा, अब हम गए KDS की मन में एक जापानी स्कूल हुआ करता था, उनके जाकर हम प्रिंसिपल से मिले, हमने एजुकेशन पे बातें की उनसे सब कुछ। एक मौके पे उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे कि आप जापान के एक हिस्से में चले जाएं तो आप देखेंगे सेब काटना जिस तरह सिखाया जा रहा है, जापान के दूसरे हिस्से में भी सेब काटना उसी तरह सिखाया जा रहा है। ये सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा सर ये बात मेरी समझ में नहीं आई, सेब है उसको आप 10 तरह काटना सिखाएं, क्यों एक तरह काटना सिखा रहे हैं? उसको देखने की। तो हाँ, एक सब उलझन मुझे हुई। तो वो कहने लगे कि नहीं आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी नेशन एक डायरेक्शन में चले, उसके लिए हर काम, हर एक्शन एक साथ बचपन से सिखाया जाता है, खा वो सेब काटना ही क्यों ना हो। क्या बात है ना? कितनी खूबसूरत बात उन्होंने बिल्कुल कही। बिल्कुल। ठीक है, अब आप वापस आ जाएं। अब आता हूं आपके सवाल के जवाब। जी बिल्कुल। आप मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर कितने एजुकेशन सिस्टम एक वक्त में काम कर रहे हैं? मैट्रिक, AO लेवल्स, कैम्ब्रिज सिस्टम, बैक्लोरेट सिस्टम, दरसे निजामी, कुछ वो भांत भांत के बागा खान वालों का अपना एक सिस्टम आ गया है, और ये भांत भांत के सिस्टम मिला के लोगों ने कुछ नई चीजें बना दी हैं। कुछ किताबें सिंगापुर से बन के आ रही हैं, कुछ किताबें पाकिस्तान में छप रही हैं, कुछ हुकूमत और बोर्ड दे रहे हैं। यानी मुझे लगता है कि हमारी कोई नजरियाती बुनियाद और असास है ही नहीं। जो जिस तरह चाहता है वो चीजें ले आता है, वो बिक भी जाती हैं, हम ले भी लेते हैं। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है। और अब
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक दरस निज़ामी के बच्चे को उठा लें और एक कैंपस सिस्टम के बच्चे को साथ ही अपने प्रोग्राम में लाकर बिठा दें, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी अपीयरेंस, उनकी सोच, उनकी फिक्र, उनकी कोई चीज मिलती है आपस में? कोई नहीं मिलती। तो आप सोसाइटी में तजाद पैदा कर रहे हैं, कंट्रास्ट बना रहे हैं जो लड़ेंगे बड़े होके। इनमें कोई कुर्बत नहीं होगी इनमें। मैं माफी चाहता हूँ इस इशू पे जज्बाती भी हो जाता हूँ। ये इशू को हमने हाईलाइट करना है, ना कि हाईलाइट करना है बल्कि सोल्यूशन भी देना है। वन एजुकेशन सिस्टम सर, वन एजुकेशन सिस्टम जो कौमी तकाज़ों से हम आहंग हो और जो सबके लिए काबिल कबूल हो और जो सबको औजे सुरैया पे लेके जाता हो, जरूरी है सर। देखिए सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जापान में सेब काटना जो है वो सिखाया जाता है कि एक शहर में जाएं, वहाँ देखिए कैसे काट रहे हैं, और आप किसी और शहर में जाके देखेंगे तो तरीकाकार एक ही होगा। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि उनके हर एक्शन में जो है वो मतलब एक यूनिटी है उनके अंदर। और हमारे यहाँ वाकई मैं यूनिटी नहीं कहूंगा, मैं इसको विजन कहूंगा। विजन कहेंगे, बिल्कुल विजन, बल्कि नेशन का विजन, नेशन का विजन। बल्कि आपकी एक टैग लाइन भी है ना कि फर्स्ट कॉल फॉर चिल्ड्रन, मेरा और विजन, हर तारुफ में हर जगह लाइन लिखी होती है, फर्स्ट कॉल फॉर चिल्ड्रन। तो उस पर मैं आऊंगा, आपसे बात करूंगा कि उसके पीछे जो है वो मकसद क्या है आपका। सलीम चांडियो साहब, मैं स्पेशली कराची की बात करूंगा क्योंकि जगह जगह हम देखेंगे रोड जो है वो टूटे हुए हैं, तरक्याती काम चल रहे हैं लेकिन कई सालों से चल रहे हैं, अब तक कंप्लीट नहीं हुए। लोग बड़ी अजियत के अंदर हैं, ऑफिस जाना चाहते हैं, कहीं हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। और आपको भी रिसेंटली जो है ये एक चार्ज मिला है क्योंकि आप फोकल पर्सन रूरल बल्दियात सिंध हैं, तो इस पे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप क्या काम कर रहे हैं ताकि लोग चाहते हैं कि ये अब इसका सोल्यूशन मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इस पे काम हो रहा है और कुछ रोड्स वगैरह जो भी आपने भी बताई चीज़ें, तो तकरीबन कुछ तो प्राय तकमील तक अपने पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं। जहाँ कुछ डिले आ रहा था तो उसमें ये है कि हमने कुछ मतलब जो उसमें जो में ठेकेदार वगैरह थे उनको आगे पीछे की चेंज किया है। जी बिल्कुल, कुछ मंसूबे तो हमारे ऐसे हैं जो देख रहा था जी, और वक्त से पहले वो मुकम्मल हुए। तो जो अच्छी चीज़ें लोग उसको नहीं मतलब वो अप्रिशिएट करते, और जो मतलब नेगेटिव चीज़ें उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब काम अपना चल रहा है और इसे इंशाल्लाह अपने वक्त पे होंगे। नहीं, मैंने देखा भी अभी आपका जो यूनिवर्सिटी रोड जो है उस पे आई थिंक आपने फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन को शायद कांटेक्ट दिया है। जी बिल्कुल, और आई थिंक वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो हम इस तरफ जाएंगे। फिर आपसे मजीद भी सवाल करेंगे। हम चलते हैं गाजी साहब की तरफ। गाजी साहब, आपकी ज़िंदगी पूरी मैंने जो स्टडी की है, देखा है कि वो जदोजहद, और जैसा कि आपने कहा कि आपकी मिसेस ने भी कहा कि गाजी हटा दें तो आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी, तो हमारी जो आज की यूथ है उसको क्या आप एडवाइस करेंगे कि सियासत में आना चाहिए, और अगर आए तो मकसद क्या होना चाहिए? किसी सूरत में भी सियासत में नहीं आना चाहिए। हमारी यूथ को जिस तरह सलीम भाई ने कहा, अब उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप आगे ले जाएं शऊरी तौर पर। जब तक आप उनको एजुकेशन नहीं देंगे, तरबियत नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ मोबाइल के ज़रिए या इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप यूथ को आगे ले जाएं। एआई के ज़रिए, ये एआई भी मसनूई है, देखें ना, इसको आप मसनूइयत को ज़्यादा अरसा नहीं चला सकते। उसको मसनूइयत को दुआम हासिल नहीं है। मसनूइयत है, रियल इज रियल, इमिटेशन इज इमिटेशन। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप नहीं कर सकते ये। एआई आज का दौर है, 3 साल बाद एआई से भी आगे की तरफ हम जाएंगे। देखें ना, अभी गाड़ियां भी जो है वो इलेक्ट्रिक आ गई हैं, ड्राइवर भी जो है वो अब रोबोट पे चल रहे हैं। अब डॉक्टर भी रोबोट पर जो है वो ऑपरेशन कर रहा है। कई जगहों पर मुझे बताया गया इंटरनेशनल सतह पर डॉक्टर्स जो है वो रोबोट हो गए हैं और वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हम एक जदीद दुनिया की तरफ जा रहे हैं और उस जदीद दुनिया का हमारी यूथ मुकाबला कर सकती है। हम तो फार्म 45 और 47 में ही फंसे हुए हैं भाई, और अभी हालिया चंद सालों तक हम फार्म 47 और फार्म 45 से निकलने का कोई भी इम्कान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरे सामने कोई भी विजनरी लीडर दिखाई नहीं देता। इस वक्त ये जितने भी चल रहे हैं ये सारे बोने हैं। ये सारे जो है वो बोने किसी के कहने पर काम करते हैं।
विजनरी लीडर जो होता है वो आपको दूर से दिखाई देता है। जैसे इन्होंने चेयरमैन माओ ज़ेडुंग की बात की, वियतनाम के हो ची मिन्ह, या जो है वो क्यूबा के फेडरल कास्ट्रो, लीबिया के जो है वो कर्नल कजाफी, सऊदी अरब के शाह फैसल, बोमेदिन, अनवर सादात, ये लीडरशिप का मयार था उस जमाने में। मंडेला की अगर हम बात करें, नेल्सन मंडेला या यासर अरफात, ये एक पूरी इंटरनेशनल, आप जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो थे जब ये इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो मंजर आप देखें तो आप हैरत करेंगे कि ये लीडरशिप थी। अब लीडरशिप कहां खड़ी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक दिन में दुनिया का सबसे बड़ा सरबराह एक सेकंड में जो है अपने मुआहदे से जो दस्तखत हो चुके हैं, खुद दस्तखत किए हैं, उससे जो है वो मुकर जाता है कि अब मैं जो है वो आपको तारीख का हिस्सा बना दूंगा, तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। उसको आप नोबेल इनाम देने जा रहे हैं। उसको इजाजत देंगे, मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ एक बात आपकी बात में। मैं लोगों से पूछता फिर रहा हूँ आजकल, मुझे जवाब नहीं मिला। मुझे दुनिया की कोई ऐसी जंग बताई जाए जो स्कूल के बच्चों को मारने से शुरू हुई हो। कभी 168 बच्चों को ईरान में जो है हुआ, ईरान में जो हुआ, हाँ। वो आप ही की बात को मैंने तो, बल्कि एक चीज हम हमेशा हम अपनी यूथ को जिस तरफ ले जा रहे हैं, आपके सवाल का जवाब, हम अपनी यूथ को जिस तरफ ले जा रहे हैं, मैं कभी भी ये जो अपने तजर्बा बताता हूँ कि मैं यूथ को गाइड नहीं करूंगा कि वो सियासत की तरफ आए, किसी भी तरह नहीं। आप इस जदीद टेक्नोलॉजी के जो है वो उसके साथ मुकाबला करते हुए अपनी कौम को, अपनी नेशन को, अपने मुस्तकबिल को आगे ले जाएं। बहुत अच्छी आपने एक बात कही कि देखिए आपने जितना भी पढ़ा हो, लिखा हो, लेकिन जो वक्त के साथ आपने अगर उस एजुकेशन को आपने फॉलो नहीं किया तो यकीनन आप पीछे रह जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमारी यूथ को हमें हमेशा मैसेज देते हैं कि आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ख़ास तौर पे स्किल्ड हम लोगों को करें। हम लोगों को जो है वो जो शॉर्ट कोर्सेज आजकल हैं, ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो सलीम साहब, ये जो आपकी एक मैं देख रहा था टैग लाइन है, मैं उसके थोड़ी सी विजन को जानना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉल फॉर चिल्ड्रन एंड विजन फॉर फ्यूचर, और इस तरीके से आपका एक टैग लाइन है। तो उस पर मैं चाहूँगा कि यकीनन आपने लिखा तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होगा आपका। पहले तो इसका बैकग्राउंड समझ लें जी। जब बेनज़ीर साहिबा सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो यूनिसेफ ने हमें एक टास्क दिया था कि हमें दिल्ली में एक 100 मुल्कों की जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 100 मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे। क्या बात है। तो हमें कहा गया था कि हमें पाकिस्तान से क्या प्रोजेक्ट लेकर जाना है, उस पर फिर डिस्कशन हुए। तो ठट्ठा में एक NGO थी अलस्त के नाम से, अब्दुल गफूर अलस्ती उसको हेड करते थे। जी जी। और उनके 300 से ज़्यादा स्कूल थे एजुकेशन में, उन्होंने बड़ा काम किया था और यूनिसेफ ने उनको सपोर्ट किया था। तो हमने ये तय किया कि हम इस प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करते हैं और ये हम लेके जाएंगे। अच्छा, अब हमने उसकी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारी चीज़ें, और बेनज़ीर साहिबा को जाना था, तो बावजूद बेनज़ीर साहिबा नहीं जा सकी, लेकिन फिर हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये सारी चीज़ें गई। उस वक्त यूनिसेफ का स्लोगन हुआ करता था फर्स्ट कॉल फॉर चिल्ड्रन, और ये आलमी स्लोगन था पूरी दुनिया में। और ये चूंकि मैं इसी तरह सोचा करता था और ये मेरे दिल की आवाज़ थी, तो मैंने उस वक्त से सोचा कि ये, हाँ, इसको मैंने ऑन किया और फिर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, ले गए। और शाह साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि वो हमारा इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन थी दिल्ली में कि जब हम वापस आए हैं तो मुझे ढूंढते फिर रहे थे हकीम सईद, इमरान खान और कितने लोग कि भाई वो तुम क्या तीर मार के आए हो, हमें आकर बताओ, हमें कुछ चीज़ें दो, ठीक है ना। और हमें बेनज़ीर साहिबा से इतनी शाबाश मिली, बेनज़ीर साहिबा का मैसेज मिला कि मैं फ़लाँ तारीख ठट्ठा आ रही हूँ, आप वहाँ अगर आए तो हम मुझसे आकर मिले। अब वो हुआ ये कि हमारे साथ जो टीम थी ना, वो बड़ी कोई बरगद टाइप टीम थी। आई चंद्रीकर की पोती थी और अमेरिका से कुछ आई हुई लड़कियां थी, कुछ यहाँ के लोग, तो बहुत अच्छी टीम थी हमारे ज़माने में। तो इन्होंने कहा हम तो नहीं जाएंगे मिलने, वो थोड़ा सियासत और सियासतदानों से थोड़ा दूर रहना चाहते थे सियासत से। मैंने कहा मैं अकेला भी नहीं जाऊँगा, कोई भी मेरे साथ। हम नहीं मिल सके, हमारी बदकिस्मती। मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं उनसे मिलता, लेकिन नहीं मिल सका। लेकिन मैंने, आपकी मुलाकात बेनज़ीर साहब से हुई जेल में। मैं जेल में जा रहा था, हमारा सर झगड़ा हो गया था। आप जेल में क्यों जा रहे थे? मैं आपको बता रहा हूँ सर, हुआ ये कि ये अब आपका इंटरव्यू शुरू जी,
वो हमारे डीसी सेंट्रल होते थे जिनको बाद में शहीद कर दिया गया। हामिद, क्या नाम था, हामिद शफकत। अच्छा सर, आप जेल पे क्यों गए थे, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू जो है वो जिंदगी बदलने की बात हो रही है, तो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है जिंदगी। आज का जो टॉपिक है यकीनन आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तब्दीली आने वाली है। चलते हैं सलीम मुगल साहब की तरफ। सर, आप जेल क्यों गए? वहाँ से हमने आपको ब्रेक किया था, तो वहीं से मैं चाहूँगा कि आप बताइएगा। जेल तो मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैं जो बात जहाँ छोड़ी थी उसको मुकम्मल करूँ। जी जी। हुआ ये सर, हम कराची यूनिवर्सिटी में, आपको भी पता है, वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, स्टूडेंट यूनियन में थे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो उस ज़माने में मैं वाइस चांसलर थे तिरमिज़ी साहब, उनके साथ मैं बैठकर कोई बात कर रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और डीसी सेंट्रल जो है ना, वो हामिद शफकत साहब, जिनकी बाद में बेचारों का मर्डर हो गया, शहीद हो गए, तो शाहिद हामिद साहब, वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बहुत, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बुराई के मानों में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सख्त लहजे में कहा कि गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, गो आउटसाइड। वो टेंशन चल रही थी, तो वो उसको देखते हुए आ रहे होंगे, तो टेंस होंगे। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल हो जाए मैं चला जाता हूँ। नो, यू गो आउट। अब बात ये, अब भी जब नौजवानी भी थी, थोड़ा सा गुस्सा भी था, सब चीज़ें, लहजा कई दफ़ा में हमने टालने की कोशिश की, नहीं हुआ तो मैं भी जवाब में बरस पड़ा। जब मैं जवाब में मैंने ठीक ठाक सुनाई तो हो तो गया, छुड़ा उड़ा के मुझे बाहर कर दिया और उस कमरे से, और डीसी साहब बैठ गए। लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो मैं एक सुजुकी के करीब से गुजर रहा था, उन्होंने, कुछ लोग खड़े हुए थे सादा कपड़ों में, उन्होंने मुझे उठा के सुजुकी में डाला और ले जाके सोल्जर बाजार थाने में बंद कर दिया। जो तरीका वारदात होती है, जो कि इन्होंने हमारे डीसी साहब से ज्यादती की है। मैं यहाँ रहा कोई 2 हफ्ते या 10 दिन 12 दिन ऐसे कुछ रहा हूँगा। उसके बाद हमें जेल भेज दिया। अच्छा, जब हम जेल गए, सेंट्रल जेल, तो वहाँ पे जेल में एक सब जेल थी, तो हमें वहाँ लेके जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आप रुक जाएं, अंदर से बेनज़ीर साहिबा आ रही हैं, तो वो जाएंगी, उसके बाद आप इसमें जाएंगे। तो मैं वहाँ फिर खड़ा हो गया और हम काफ़ी देर खड़े रहे। फिर मैडम निकली, मैडम की रहाई थी उस दिन, रहाई थी उस दिन, तो वो बाहर निकल रही थी, तो हम मिले, हमसे पूछा क्या हुआ। मैंने जो बात अभी आपको बताई वो मैंने उनको बताई पूरी। तो वो कहने लगी नहीं, इन लोगों से ना उलझा करो, ये पर्सनल हो जाते हैं, और थोड़ी समझाने वाले अंदाज में बात की, ताकीद की। तो उसके बाद सर उन्होंने मुझे एक छोटा सा शीशा दिया, क्या बात, आईना, और उन्होंने मुझे कहा कि जेल में शीशा अलाउ नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ इनकी मेहरबानी है, वो पुलिस अफसर खड़े थे, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था, तो ये मेरे ब्रश करने के, बाल बनाने के काम आया, और अब मैं तो जा रही हूँ आपके काम। हाँ, और हमें देते हुए कहा कि मैंने फ्रांस से लिया था, ठीक है। तो वो सर हमें इतनी खुशी हुई। अच्छा, वो बात तो आई गई हो गई, जेल जाना भूल गए, लेकिन वो शीशा मिलना आपके लिए जो है वो एक खूबसूरत बात थी कि उन्होंने। लेकिन सर इससे भी आगे मैं एक बात करूंगा, देखें मैं पीपल्स पार्टी का कभी नहीं रहा, लेकिन जो बात ठीक है उसको मानना चाहिए, हकीकत को मानना चाहिए। जी बिल्कुल। सर एक दफा क्या हुआ, मुझे किसी काम से बिलावल हाउस जाना पड़ा, वहाँ किसी से मुझे कोई नंबर चाहिए था किसी का, उनके कोई पुराने क्लास फेलो थे, ये नाम भूल रहा है, जिन्होंने बड़ा ऑपरेशन भी किया था यहाँ पर। अच्छा खैर, मैं नंबर लेने गया, वहाँ किसी साहब ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। अच्छा, मैंने कहा मैंने तो आपसे नंबर मांगा है, आप मुझसे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? तो खैर मुझे ये पता चल गया ये कौन साहब है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने बुरा लहजा अख्तियार किया। मैं वापस आया, मैंने अपने उन दोस्तों से जिक्र किया जो पीपल्स पार्टी के, यार ये मैं तो एक नंबर लेने गया था, ये क्या किया इन्होंने मेरे साथ? तो उन्होंने मुझे एक ईमेल दिया और उन्होंने कहा इस पे आप मैसेज करें, ये बेनज़ीर साहब का ईमेल है दुबई में। अच्छा, तो हम, चूंकि मैं भी ताज़ा सुन के आया था, तो मैंने मैडम को एक ईमेल कर दिया, और मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया कि जब आप जेल से आ रही थी आपने मुझे शीशा दिया था, और यूं करके मैंने उनको याद दिलाया। अच्छा, मैंने वो ईमेल कर तो दिया, लेकिन मेरे जहन में 100% ये बात थी कि ये बड़े लोग कहाँ, इनके पास टाइम होगा, कौन जवाब देगा मुझे। लेकिन सर चंद घंटों में उसका जवाब आया। बेनज़ीर साहबा ने अपनी बात यहाँ से शुरू की
जी, और आपने डीसी साहब से बदतमीजी की और फिर आपको उसकी सजा मिली, और वो सारी बातें जो मैंने उनसे की थी बिल्कुल। वो उन्होंने मुझे Recall याद की। दिलाई, और उन्होंने कहा मैंने फोन कर दिया है, मैं भी माजरत करती हूँ, और वहां से भी आपको माजरत का फोन आएगा। क्या बात है, हैं? ये एक बड़े लीडर की निशानी कसम होती है खुदा कि- की, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपको, ठीक है, ये उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने लिखा कि यहाँ दुबई में मेरे पास काफी वक्त होता है, अगर तुम्हारा आना हो तो तुम जरूर मिलना मुझसे। क्या बात है, हैं? क्या तो बात। मेरी तो इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात मैं कभी भूलती नहीं है और उनके कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करती है या नहीं? बहुत बड़ी बात ये है, लीडर बहुत बड़ी ये ऑनर की लीडर बात लीडर है। है। बिल्कुल एक अच्छे लीडर की, विजनरी लीडर की यही निशानी होती है कि उन्होंने आपसे ये भी कहा कि खुद मादर हालांकि गलती नहीं सर, उन्होंने नहीं की। हमारे यहाँ बातें होती हैं स्टेटस लेवल पे ना जी, सर। बिल्कुल ऐसा ही है। प्राइम मिनिस्टर को एक यूनिवर्सिटी टीचर ने फोन किया, मैं उसकी ऐसी की तैसी सर, कौन टीचर है ना, वो मेरे लेवल का आदमी होगा तो जवाब जाएगा ना, लेकिन बेनजीर साहिबा नहीं, के जवाब लेवल दिया। पे तो नहीं था ना, मैं तो बहुत नीचे का एक आदमी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मुझे इस तरह जवाब दिया। एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है, बहुत मतलब- बड़ी ऑनर की बात। और अगर ये जैसे कि आपने भी कहा कि आज के दौर में हम देखते हैं कि कोई विजनरी लीडर है ही नहीं, तो आप सियासत में आके करेंगे क्या? लेकिन मैं आपसे दोबारा इस पे आऊँगा, बात करूँगा। चलते सलीम चांडियो साहब की तरफ। सलीम चांडियो साहब, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो की, लेकिन साथ में आजकल हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोग जब रात को घरों में जाते हैं तो लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती, पानी नहीं होता। ये सारे मसाइल जो हैं, बजाय हम आगे जाने को हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये मामलात जो हैं वो कब हल होंगे और कब लोग जो हैं सुख का सांस लेंगे? क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपके तवज्जो से ये पैगाम जाना चाहिए हमारी नाजरीन को। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जहाँ तक भी तमाम मसाइल का ताल्लुक है, इसमें कुछ मसले ऐसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे ही है। जैसे ये बिजली का मसला है या गैस का है, तो ये दायरे फेडरल गवर्नमेंट के दायरे हैं, बिल्कुल। तो ये हमारे दायरे इख्तियार से बाहर हैं। तो बहरहाल इस पे भी वो लोग अपने हिसाब से कोशिशें कर रहे हैं कि कम से कम मतलब लोड शेडिंग हो या ये मसले हल हों। तो इसमें ये कि तो वही है कि कुछ हमारे हाथ में, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के इस मसले हैं जो हमारे हैं, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। मतलब आप भी अपने एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं कि ये मामलात हल हों ताकि लोग ऐसा सुख का ही है। सांस लें। और वैसे भी महंगाई का दौर है आजकल और ये सारे प्रॉब्लम चल रही हैं। बिल्कुल। गाजी साहब, आप माशाल्लाह से कॉलम भी लिखते रहे हैं, सियासी शऊर, आप सियासी तजियाकार भी हैं, और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी पे आपकी बात वही हो रही थी कि जदोजहद आप करते रहे और आज भी जदोजहद कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्या वो कौम को शऊर दे रहा है या सिर्फ सनसनी फैला रहा है या सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है? तो इस पे क्या उनका किरदार होना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए? तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को ये भी मालूमात मिलनी चाहिए। बड़ा अफसोस है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त तो कंप्रोमाइज़ है। जो रोल उसको प्ले करना चाहिए वो रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। तो जो रोल हम उससे तवक्को करते हैं वो नहीं कर रहा मीडिया। सोशल मीडिया पर लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों जा रहा है? हालांकि सोशल मीडिया की 99% जो है वो फेक न्यूज़ होती है। हम उसको फिल्टर करते हैं जो ये वहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये फेक है। और ये जैसे नासिर शाह के सिलसिले में सबसे पहले जो खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आई, मुझे दोस्तों ने, मैंने कल नासिर शाह को टेलीफोन पर भी कहा कि मुझे उस बंदे ने जो है वो नींद से उठाया कि यार वो आपके दोस्त जो है वो अचानक गिर गए और वो पहुंच गए अबू धाबी। मैंने कहा मुझे तो यकीन नहीं है, मतलब। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें थी जो इतनी तेजी से फैली। नासिर शाह हैरत में था, उसने कहा मैं तो इत्तेहाद एयरलाइंस के टिकट पर मैं खुद आया हूँ, मेरे साथ जो है वो मेरा बेटा था शबीर शाह और कोई भी नहीं था। तो मैंने, और मैं खुद, नासिर शाह कह रहा है मैं हैरत में हूँ कि खबरें कैसे चल रही थी। मैंने कहा खबरें ऐसे ही चलती हैं, बस एक जगह से खबर चली, लोगों ने जो है उसको उठाया और नासिर शाह गिर गए, नासिर शाह के सर में लगा, नासिर शाह को फिर ये हो गया। भाई ये क्या चीज़ें जो है, नासिर शाह को अल्लाह की मेहरबानी से कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं हैरत करता हूँ कि हमारे जो मीडिया है वो इस किस्म की फेक न्यूज़ जो है वो, और एक तो वो सही नहीं काम कर पा रहा, जितना कंप्रोमाइज़ है जिस वक्त, कंट्रोल्ड है, पूरा कंट्रोल्ड है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सोशल मीडिया पर एतमाद बढ़ गया है। आप कितना भी उस पर फायरवॉल लगाएं,
अरबों रुपया खर्च करें, लेकिन सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। किसी ज़माने में फेसबुक कोई चीज़ नहीं होता था, इस वक्त फेसबुक ने इतनी चेंज जो है ख़ुद उसमें अपने लाई है कि हम खुद हैरत करते हैं। दूसरी टिकटॉक और दूसरी चीज़ें हम देखते ही नहीं, फेसबुक इतनी चीज़ें ला रहा है। तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर फिर एतमाद लोगों का बढ़ना, और एक्सेस भी आसान है ना। हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, एक गरीब आदमी है, एक हारी है, एक मजदूर है, उसके हाथ में भी मोबाइल है। वो देख रहा है, वो खुद जज कर रहा है। हमसे ज़्यादा जो मॉनिटरिंग हो रही है ना, आप कितने भी मॉनिटरिंग सिस्टम बना लें, सब जगह पर मॉनिटरिंग सिस्टम अपना अपना है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल। 100-150 आदमी उन्होंने जो है वो रखे हुए हैं, उनको जो है वो सैलरीज जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। हमें तो पता है, हम खुद मीडिया के आदमी हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है उस पर एतमाद क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवाम की जो है वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहा, तो वो सोशल मीडिया पर डिपेंड करते हैं। और आपका एक्सेस बहुत आसान है, हर शख्स खोलता है, देखता है, उसमें से वो जज करता है कौन सी चीज़ जो है वो सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अब वो उसके विजन पर है कि कितना वो उसको देख सकता है, कितना उस पर वो यकीन कर सकता है, कितना उसको उस पर भरोसा है। कुछ लोग जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सलीम साहब, ये जो हमारा मॉर्निंग स्पॉट है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था ये मेरे जहन में था कि हमने एक मॉर्निंग शो करना है और उसकी थीम क्या होनी चाहिए। उसकी थीम ये थी कि हम पॉजिटिविटी की बात करें, और ये जो 2 घंटे हैं ये हम लोगों के इन्वेस्ट करें, लोगों को कुछ पॉजिटिव वाइब्स दें, एक उम्मीद की किरण दें, लोगों को एम्पावर करने की हम बात करें और स्किल्ड लोगों को बुलाएं। जैसे कि आज भी आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आपके तजर्बात से हम वो बातें करें ताकि हमारे नाज़रीन कुछ ना कुछ सीख सकें। तो बाकी चैनल, एक वक्त में पीटीवी का दौर था, हम देखते थे कि जब कोई ड्रामा शुरू होता था तो रोडों पे जो है वो सन्नाटा होता था, रोड खाली हो जाते थे और लोग फैमिली के साथ बैठकर देखते थे। आपने माशाल्लाह से फिल्म भी पढ़ाई, आपने मेकअप पढ़ाया, आपने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, आपकी मैं क्या क्या बात करूं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत से बहुत कुछ नवाजा आपको। तो आज अगर हम पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करें, इतना बड़ा सेंटर है और हम वहाँ मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं आजकल। अगर हम देखें, अगर हम करना चाहें तो वहाँ पर तरबियती प्रोग्राम हो सकते हैं, हम लोगों को उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ तरबियत दे सकते हैं। पहले बच्चों के प्रोग्राम जैसे कि आप करते थे, और इसी तरीके से हम स्किल प्रोग्राम चला करते थे लोगों के लिए, और मुख्तलिफ़ कैटेगरी में, मुख्तलिफ़ वक्त में, मुख्तलिफ़ जो भी प्रोग्राम चलता था उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। आज हमारा मीडिया कहाँ है, तो उस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा कि हम अपने इस मीडिया को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये प्रोग्राम है, यकीनन कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। जैसे कि गाजी साहब ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तस्दीक नहीं करते। पीटीवी तो हम जब ड्रामा करते थे पीटीवी में, तो डायलॉग तो बहुत दूर की बात है, स्क्रिप्ट तो बहुत दूर की बात है, जब मोमेंट होती थी कि आपको आना कैसे है, चलना कैसे है, वो सारी चीज़ें बताई जाती थी, उस पर बाकायदा रेलसेल होती थी। तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। शाह साहब देखें, बात यह है, क्या कहूँ, पहली बात तो ये जहन में रखें कि कभी ऐसा नहीं होता कि किसी हुकूमत का, किसी मुल्क का कोई एक इदारा नीचे चला जा रहा है और एक ऊपर चला जा रहा है। आप देखेंगे तो ज़वाल उमूमी तौर पर सब इदारों पर है, ठीक है ना। और खासतौर गवर्नमेंट के सारे इदारे जो है ना वो किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन क्राइसिस के अंदर है, बिल्कुल है। तो एक तो ये मसला भी है कि हुकूमतें हमारी मुस्तहकम नहीं होती, पॉलिसीज़ हमारी मुस्तहकम नहीं होती। एक हुकूमत जो फैसले करके जाती है, आने वाली हुकूमत पहले उसको मिटाती है और फिर दूसरे काम शुरू करती है। तो एक तो हमारा सियासी मामलात और इंतज़ामी मामलात हमारे अच्छे नहीं है। एक दूसरी, मीडिया के हवाले से एक बात जहन में रखें कि जो इंटरनेशनली कंट्रोल करते हैं ना मीडिया को, पर वो बहुत ज़ीरक लोग हैं। उन्होंने दुनिया का मिजाज बदल दिया है, उन्होंने दुनिया का मिजाज रील वाला कर दिया है। देखो ठक आगे बढ़ो, देखो ठक आगे बढ़ो, सेकंड्स में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। और वो जो है आपको घंटों बैठकर, अब भी घर की ख़वातीन हमारे यहाँ ड्रामे देखती हैं बैठ के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सर अब आम आदमी जो है ना वो बस जल्दी से चेंज चाहता है।
तो इस बात को भी मीडिया को समझना चाहिए कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन के छोटे छोटे दिलचस्प प्रोग्राम कैसे करें कि लोग उसमें इन्वॉल्व हों, उसको देख लें। तो पहली बात तो इस गेम को समझने की है, ये गेम है क्या, दुनिया इसको देखें। मैं आपको बताता हूँ, मेरा सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री है ना, मैंने डॉक्यूमेंट्री में काफी काम किया। डॉक्यूमेंट्री हम करते थे शुरू में 1 घंटे की, फिर पता चला नहीं भाई ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, इसको 30 मिनट की करें, 30 मिनट की करने लगे। नहीं 30 मिनट तो नामुमकिन है, 20 मिनट पे आए। अच्छा 20 मिनट से फिर हम 10 मिनट पे आए, 7 मिनट पे आए। अब वो कहते हैं बस हमें आप डॉक्यूमेंट्री नहीं करें, हमें 3-3 मिनट की छोटी छोटी चीजें बना दें, कभी ये चलाएंगे कभी वो चलाएंगे। तो आप ये देखिए जो सफर है 1 घंटे से 3 मिनट का, आप इस पर गौर करें कि लोग नहीं देखते, लंबा नहीं बैठ सकते। और मैं आपको बताऊं ये इस दौर में बहुत बड़ा जुल्म भी हुआ है। जुल्म क्यों हुआ है कि ये जो छोटी सी डिवाइस है ना सर हमारे हाथों में, जी बिल्कुल, इसने हमारी कंसंट्रेशन छीन ली है। और याद रखें कंसंट्रेशन के बगैर दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। बिल्कुल। मेरी बेटी है, मुझे बड़ी खुशी होती है, वो अल्लाह का शुक्र है पढ़ी लिखी है, वो अटलांटा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, जानती है ऐसी की है ना माशाल्लाह। तो वो अपनी बच्ची को, जो छोटी सी बच्ची है, उसको गोद में लेके बैठती है, उसके सामने किताब खोल लेती है। किताब खोल के वो बच्ची इस किताब को ना पढ़ सकती है ना समझ सकती है, लेकिन वो वर्क पलटेगी, है ना। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, उसको कहे अच्छा फिर यूं हुआ, ओ अच्छा फिर यूं। अब मैं ये देख रहा था, मैंने उससे पूछा मुझे ये बताओ कि तुम ये क्यों कर रही हो, समझ तो नहीं रही है। मुझे अंदाजा तो था, लेकिन मैंने उससे पूछा तो वो मुझे कहेंगे नहीं अब्बू, अगर इसकी कंसंट्रेशन टूट गई तो कोई बड़ा काम नहीं कर सकेगी, ना रिसर्च कर सकेगी। क्या बात। इस उम्र से। तो सर हमसे जो है ना, इस मीडिया ने हम पर जुल्म जो किया वो ये किया है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पूरी कामिल तवज्जो से हम कोई काम नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो अब ये सारे सीक्रेट्स, अच्छा मीडिया का एक और चक्कर हो गया सर, मीडिया इन बातों में गौर नहीं करता, ना उसको जरूरत है। मैंने 1-2 मीडिया के बड़े लोगों से, कोई चैनल के मालिकान से एक सवाल कर लिया कि आप बच्चों के प्रोग्राम क्यों नहीं करते, तो उन्होंने बड़े रूखे अंदाज में एक जुमला मुझसे कहा, मियाँ जो बिकेगा वो चलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब अपना कोई किरदार नहीं है, आप अपना रोल अदा नहीं कर, मतलब आपका इस सोसाइटी में, इस दुनिया में जो आए हैं तो कोई अपना किरदार लेकर नहीं आया कि आप ये इम्पैक्ट दुनिया पे डालेंगे, ये काम करेंगे, ये तब्दीली लाएंगे, जो आप कहते हैं कि तब्दीली लाएंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि सर तब्दीली लाना आसान नहीं है, ये कंबाइंड एफर्ट है। इसके अंदर स्कूल शामिल होंगे, इसके अंदर पेरेंट्स शामिल होंगे, इसके अंदर मीडिया शामिल होगा, सब अपना अपना रोल ठीक तरीके से प्ले करेंगे तो बड़े इफेक्ट आएंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही, और वाकई हमें इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अक्सर में हमारा मिजाज वाकई चेंज हो चुका है और हम सिर्फ पैसा बनाने की तरफ चले गए। हम अपना जो रोल, जैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो एक दिया कि नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी तो बदलनी है, लेकिन हमने साथ साथ अपनी सोसाइटी की, अपनी कौम की भी ज़िंदगी बदलनी है। और उसमें एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा। हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट किया हमारे इस शो को कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो एक चिड़िया थी, वो एक चोंच में पानी का कतरा लाकर जो है उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो कौवे ने कहा कि भाई आपकी इस चोंच से, इस कतरे से इतनी बड़ी आग बुझ सकती है? तो चिड़िया ने उसको ये जवाब दिया कि जब रोज़ क़यामत अल्लाह मियाँ मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा जितनी चोंच तूने मुझे दी थी मैंने उतनी कोशिश ज़रूर की। तो आप और हम सब मिलकर जितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी है, वसत दी है, हम अपना रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में तब्दीली आए। लेकिन शाह साहब मैं मुखालफत करूँगा आपकी, जी, या मैं आपसे डिफरेंट सोच रखता हूँ, ठीक है, तो आप करें जी जी अपना सवाब। ये जो सवाब दारैन का तस्वर है, इसने हमें बहुत खराब किया है। क्यों खराब किया है? कर लो वरना सवाब तो मिल ही जाएगा। नहीं भाई, करो इस तरह के मेरी जिंदगी में ये तब्दील होगा, इस अज़्म से करो, इस इरादे से करो, तो ये जो है ना सवाब तो उसका भी मिलेगा, सवाब उसका भी मिलेगा। तो जब सवाब दोनों सूरतों में आपको मिलना है अच्छे काम का, तो आप अपनी चीजें इस तरह प्लान क्यों नहीं करते कि आपकी जिंदगी में चेंज आएगी, आप इसको बदल के दिखाएंगे, आप कुछ कर, वो आगे हो या ना हो, ये दुनिया हमारी नहीं है, ना हमने तख्लीक की है, ना हम इसको तब्दील करने वाले, इसकी ये कुदरत किसी और के पास है सर, ठीक है ना। लेकिन हम तो इस इरादे और अज़्म से इसमें जाए ना, कोशिश कर सकते हैं, और जब हमारा इरादा इस लेवल पे होगा तो तब्दीलियों के इम्कान ज्यादा होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, और ज़िंदगी में मतलब कोशिश करनी चाहिए कि
आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो यकीनन फिर आप दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखेंगे। सलीम चांडी साहब, आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह से आप सोशल वर्कर भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आप साथ साथ अपने कल्चर को भी लेके चलते हैं। मैंने ये देखा आपको हमेशा कि जब भी कल्चर आता है, ख़ास तौर पे सिंधी कल्चर पर आप हमेशा प्रोग्राम करते हैं और लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। बस उस कल्चर के अंदर आप बात ये करते हैं कि हर कल्चर हमारा है और हमने हर कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे, समझो कि हमारे ये फूल है सारे, ये कल्चर हमारे सब फूल है। यूनिटी की आप बात करते हैं हमेशा, और वाकई जब तक हम यूनिटी की बात नहीं करेंगे, मुल्क को एक सिमत की तरफ लेके जाएंगे, तो वो कहते हैं ना कि एक उंगली और एक मुट्ठी में बड़ा फर्क होता है। मुट्ठी जब बनती है तो बड़ी ताकत बन जाती है। तो हमें सब मिलकर यूनाइट होकर और हर वो कल्चर जो है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और आप करते हैं। तो उस पर मैं चाहूँगा कि ये सेलिब्रेट करने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया और ये आप कब से कर रहे हैं? देखिए, किसी भी अजीम कौम की जो पहचान है वो उसकी सकाफत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूबा सिंध सकाफत के काबिल फ़ख्र विरसे का अमीन भी है। और ये जो प्रोग्राम्स है मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, मेरे 10-15 साल से तो मैं कर रहा हूँ। क्या बात है। और इसमें न सिर्फ मतलब इसमें सबसे खुसूसी बात यह है कि न सिर्फ सिंधी भाई हमारे तशरीफ तो लाते हैं, लेकिन तमाम कौमियतों के लोग इसमें हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि अपनी सकाफत को न सिर्फ मतलब सिंध में बल्कि पूरी दुनिया में इसको रोशनास कराया जाए। और जो लोग बच्चे हैं ज़ाहिर आजकल के जो हैं वो सब अपनी सकाफत को भूल चुके हैं, तो हम उसको वो करते हैं कि दोबारा उनके जहनों में ये चीज़ आए, जो सिंधी हमारे खाने हैं या जो भी कल्चर का हिस्सा है वो तमाम चीज़ें जो लोग भूलते जा रहे हैं उसको हम लोगों के जहनों में उजागर करें। बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और भी लोगों को आना चाहिए, जो हमारी सकाफत है उसको उजागर करना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उजागर करना चाहिए, वही हमारी पहचान बनती है। तो हमारे साथ एक मशहूर और मारूफ सिंगर हैं सईद काशिफ अली, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाते हैं ये। तो चलते हैं काशिफ क्या सुना रहे हैं आज हमें आप? माशाल्लाह इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, मैं तो गाने वाने से भूल गया, इनकी बातें ही सुन रहा था। बहुत शुक्रिया। अब कोई फिल्मी गाना सुना दूं या कोई नेशनल, जो आपको अच्छा लगे। कोई नेशनल कल्चर की बात चल रही है, कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। माइक खोलिए जी, माइक ऑन कीजिएगा। ऑन है जी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। क्या बात है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े न हमारा ये बगीचा, इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा। इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर हमको तो कुरआन के सहारे। देखो कदम उठाना जरा देख भाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने। चलते हैं। आवाज नहीं, कैफियत भी थी जी, कैफियत भी थी बिल्कुल। और वो एक कैफियत लाजमी है, जब मुल्क की बात हो तो उस पर तो एक कैफियत तारी हो ही जाती है। गाजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि आज की जो हमारी सियासत है उसमें कोई विजनरी लीडर हमें नज़र नहीं आता है,
अगर हम थोड़ा सा और बात करें आपसे कि हमारी आज की जो इकोनॉमी की हम बात करें, गुर्बत बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, तो इस मुल्क को अगर हमने आगे लेके जाना है तो आपके जहन में क्या हमें ऐसे अमली इक़दामात की ज़रूरत है ताकि गुर्बत ख़त्म हो, हमारा मुल्क इकनॉमिकली तरक्की करे और हम आगे जाएं? बैरूनी सतह पे तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं कि हम बहुत हो गए, लेकिन अंदरूनी तौर पे मुझे ये लगता है कि अभी भी सियासी तौर पे हमें यकजा होने की ज़रूरत है और हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और जस्टिस देने की ज़रूरत है। जब तक वे इंसाफ नहीं करेंगे और लोगों में हम आंगी पैदा नहीं करेंगे तो इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकेगी। तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप अपना तजिया पेश कीजिएगा। देखिए, अब हमारा बहुत सा वक्त गुजर गया, अब हमें संजीदा हो जाना चाहिए। एक मैच्योर कौम की हैसियत में कौमों का जो इस वक्त मुकाबला हो रहा है, आप थोड़ा ईरान और अमेरिका की जंग को उठाकर देख लें जी, कहाँ ईरान और कहाँ अमेरिका। कोई बात आपको समझ में आती है? कोई बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जज्बा लड़ा, वहाँ एक नेशन लड़ी और नेशन उठी और वो अपनी फौज के पीछे खड़ी हो गई, पासदाराने इनकलाब के साथ खड़ी हो गई। आपने देखा कि ट्रंप जैसे बंदे को भी उन्होंने झुका दिया, इजराइल जैसी जारियत पसंद कौम को भी उसने झुका दिया। इजराइल रहम मांगने लगा, प्लीज प्लीज पीस पीस पीस। हालांकि पहली मर्तबा हमने देखा कि यरूशलेम में और तल अबीब में लोग जो है वो बंकर में जा रहे थे, भाग रहे थे, मुल्क छोड़ के भाग रहे थे, मुल्क छोड़कर भाग रहे थे, बंकरों में जा रहे थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ। तो कौमें जो है वो जज्बे से लड़ती हैं, ईमानी ताकत से लड़ती हैं, कुव्वत से लड़ती हैं। अब हथियारों वाली जंग नहीं, किसी ज़माने में टैंकों की जंग होती थी जैसे सियालकोट में लड़ी गई थी, अब टैंकों की भी जंग नहीं है, अब जो है वो तोपों की भी जंग नहीं है, इवन टेक्नोलॉजी की भी जंग नहीं है। अब जो है वो सिर्फ बटन की जंग है, कंप्यूटर वार है। पूरे ईरान की जंग को और मैं तो एक सियासी तज्जिया निगार, जी बिल्कुल, मैं इंटरनेशनल IR का स्टूडेंट हूँ, तो मैं पूरे वर्ल्ड को जो है वो जो देखता हूँ, मैं अपने फिर मुल्क को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। ईरान और अमेरिका की जंग को आप देखें, उनके पास फजाइया है नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक तैयारा भी नहीं है, लेकिन लड़ा किस पर है? मिसाइल पर। आप देखेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए उसने झुका दिया सारी, और वो उस मिसाइल टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं सके। कितनी बार उन्होंने अटैक किया, सब पहुंच नहीं सके। तो हमें अब संजीदा हो जाना चाहिए। आप दुनिया में तो जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करने में कामयाब हो गए, नो डाउट। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जो रोल प्ले किया, फील्ड मार्शल साहब ने जो रोल प्ले किया, नो डाउट उसमें कमाल का रोल था। लेकिन अब हम इंटरनल जो अपने मामलात हैं उनको ठीक कब करेंगे भाई? इंटरनल मामलात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादियात ख़राब नहीं, जब तक आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप पाकिस्तान की मईशत को एक डगर पर नहीं ला सकते। पाकिस्तान की मईशत डगर पर नहीं चल रही। एक बैंकर के हवाले कर दिया गया है जो बैंक को नहीं चला सकता था, वो पाकिस्तान की मईशत को क्या चलाएगा? पाकिस्तान को सिर्फ एक कर्जा मिलता है IMF का, पूरी कौम नाचना शुरू हो जाती है। खासतौर पर सबसे पहले तो हुकूमत नाचती है, हालांकि उसका वजीर नाचता है कि हमें कर्जा मिल गया, कर्ज ले रहे हैं, फिर उस पर हम डेट देंगे। वो वक्त भी था कि हम जापान को कर्जा देकर जापान को चला रहे थे। आज हम सिर्फ एक कर्जे के मोहताज हैं कि हमें कर्जा मिल जाए, हमारी मईशत चल जाए, हमारा बजट बन जाए, हमारा सालाना जो है वो रोल प्ले हो जाए। देखें, आज के दौर में ये बड़ा अजीब वक्त आ गया है हम पर कि जो है वो रियासत जिसको हम माँ कहते थे, उस माँ को चलाने के लिए बच्चे जो है वो आगे आए हैं। चारों सूबों ने जो है अपनी कटौती करके वफाक को पैसे दिए हैं। ऐसा कभी हुआ है? हम तो वफाक से मदद लेते थे, उल्टा दे रहे हैं अभी हम तो पहली मर्तबा है कि हम पैसे दे रहे हैं। चारों सूबों ने वफाक को चलाने के लिए अपने अपने बजट में कटौती करके उनको अरबों रुपए पैसे दिए हैं।
ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सुना है। तो इस तरह आप वफाक को भी कमज़ोर कर रहे हैं। भले आप 28वीं आईनी तरमीम लेकर आए, लेकिन आपकी पॉलिसियां बता रहे हैं कि इस तरीके से तो वफाक को कमज़ोर किया जा रहा है। आप वफाक कहाँ मजबूत हो रहा है? फिर सूबों के पास पैसा ख़त्म हो जाता है, तरक्याती काम नहीं हो सकते हैं, सारे तरक्याती काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम सारे रुक जाएंगे आपके। सिंध में अभी जो नया बजट आया है उसमें तरक्याती काम कि एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आप वफाक के पास भी नहीं सर, वफाक के पास भी नहीं है, और बाकायदा तौर पे उस बजट को कम किया गया बजाय बढ़ाने के। मकसद है हम कहाँ खड़े हुए हैं, जरा देख लें। हम बहुत हम खसारे के अंदर है, इस पे हम बात करते हैं। तो इंटरनल जो है वो पॉलिसियों को अब उस तरफ तवज्जो दें, उसको दुरुस्त करें, फॉर्म 47 से हटें, एक नए जो है वो मुल्क को आगे ले जाने की बात उसको करें, आगे ले जाएं, मुल्क को आगे ले जाएं, यूनिटी की बात करें। हम यूनिटी और जो है वो अब स्टेबिलिटी और तमाम सियासी पार्टियों को साथ जब लेकर तक आप चलें। नहीं करेंगे, दुनिया आप पर एतबार नहीं करेगी, दुनिया आपको पैसे नहीं देगी। हम अपना पैसा जो है वो बैरून मुल्क ले जा रहे हैं और बैरून मुल्क वाले लोगों को कह रहे हैं कि हमारा अपना सरमाया यहाँ ले आओ। ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल नहीं। ये तो उल्टा सिस्टम है भाई, ये नहीं। आप सही कह रहे हैं सलीम साहब। देखें, कौम की तकदीरें जदोजहद से बदलती हैं, कुर्बानियों से बनती हैं, लीडरशिप होती है, जैसे कि आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपनी दी है। तो तालीम आपका क्योंकि अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आपने पूरी ज़िंदगी वफ़ की भी, नहीं है कहूँगा, तो आप क्या समझते हैं कि हम तालीम से, तरबियत से अपने मुल्क को कहाँ ले जा सकते हैं? सर देखें, तालीम तरबियत की बात आप ज़रूर करें, लेकिन बुनियादी बात करना ज़रूरी है कि जो कौमों की नज़रियाती असास होती है ना सर, वो बहुत अहम चीज़ होती है। जो ईरान की मिसाल सर दे रहे थे अभी, आप उठाकर देखें कि ईरान ने अपनी कौम को नज़रियाती तौर पर एक किया है। कल आपने देखा नमाज जनाजा, परसों देखा जी, दुनिया का तारीख का सबसे बड़ा नमाज जनाजा है जी। बिल्कुल। कितने दिन तक चला कितने दिन तक फिर चला? आप उन लीडर्स की जाती जिंदगी देखें कि खामनाई साहब के घर से क्या निकला है, एक पुरानी गाड़ी। क्या बात है। इससे पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो स्कूल टीचर है, मुझे नाम दें थे, आप देखें उनके, मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी कि उनके बेटे की शादी थी, तो वो मिनिस्टर तो जो भी बहुत ज्यादा लोग तो थे भी नहीं जो आए थे, एक कीनू और एक सेब था शायद, दो सबके हाथ में दे दिए गए। सर जब हुक्मरान इस लेवल पर आएंगे ना, तो फिर आवाम तो साथ खड़ी होगी। ये पैसा हमारा नहीं है, ये अमानत है लोगों की, और इसको हमने बहुत दयानतदारी के साथ खर्च करना है, और हमने अपनी नजरियाती असास को ठीक करना है, ठीक है ना। और हमें कौम को, सर देखें, जब हुक्मरान करैक्टर शो करते हैं ना, मैं कहता हूँ कौम में खुद ब खुद एक स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिकली आना। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। और खामनाई साहब की, सर आप देखें ना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि एक बच्चा जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा नहीं होगी, वो भट्टे पे बैठ के ईंटें बना रहा है। और 4 साल मेरे मिनिस्ट्री की गाड़ियों के मॉडल और उनके पैसों का कुछ अंदाजा कर सकते हैं आप? कैसे बनेगा सर मुल्क? तालीम तरबियत का सवाल था आपका, मैं दूसरी तरफ ले गया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि तालीम और तरबियत बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप कहें कि सर अब कोई अच्छे स्कूल बन जाएंगे, कोई अच्छा निज़ाम तालीम आ जाएगा, कौमें बन जाएंगी, नहीं है। सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन, सक्सेस कई चीजों का इम्तिजाज है, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर वो सारी चीजें आप मुहैया नहीं करेंगे तो ठीक है, उसमें कुछ लोग निकलेंगे, फिर इस मुल्क से भाग जाएंगे, ठीक है ना। और जा रहे हैं और जा भी रहे हैं, ठीक है ना। और काफी तादाद में लोग जा रहे हैं। तो हमारी आज की, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिएगा जी। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं अजीज बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। इदरीस साहब रावलपिंडी से जी, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं असल में ना बचपन मेरा कुछ कराची में गुजरा है, तो मुझे उस वक्त जब कराची के हालात थे तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा मुझे शहर होता था। अब कराची के हालात में टीवी पर देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। ये कितने साल पहले की आप बात बता रहे हैं जब आप कराची में थे? मैं 70s की बात कर रहा हूँ। 70s की बात कर रहे हैं, ओके जी जी। अच्छा, तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि अभी कुछ हफ्तों पहले या कुछ अभी रिसेंट पास्ट में एक आवाज उठी थी कि कराची को अंडर फेडरल कंट्रोल में ले लिया जाए। तो
तो मेरा ये एक सजेशन है कि कराची के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको इस मुतालबे पे अमल कराना चाहिए, क्योंकि दिस इज द ओनली वे आउट कि कराची प्रोग्रेस कर सके। तो मैंने सिर्फ यही सजेशन देनी थी। चलिए इदरीस साहब, बहुत शुक्रिया। हम गाजी सलाउद्दीन साहब से आपका जवाब लेंगे। मेरे ख्याल में बड़ा हसास इशू है ये, और इस वक्त इस किस्म के इश्यूज नहीं उठाने चाहिए। मैं इदरीस साहब को भी गुजारिश करूंगा कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और सिंध के इतने हसास इशू पर आप बात कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। आप सिर्फ इस्लामाबाद को ही संभाल लें और पिंडी को ही संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। कराची को संभालना इतना आसान नहीं है। कराची एक कसीरुल जाती शहर है, बिल्कुल, जहाँ पर हर किस्म का फर्द, हर जबान बोलने वाला, हर मसलक का से ताल्लुक रखने वाला और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं और ये सबको संभाल लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और सबको अपने बाहों में ले लेता है। कराची की मिट्टी में कोई अजीब खुशबू है। आप KPK में चले जाएं, वहाँ पर कोई आपको सिंधी बोलने वाला नहीं मिलेगा, कोई उर्दू बोलने वाला नहीं मिलेगा। आप वहाँ की ज़मीन खरीद नहीं सकते, आप वहाँ पर कारोबार कर नहीं सकते। आप पंजाब में चले जाएं, आपको कोई सिंधी नहीं मिलेगा, आपको कोई जो है वो दूसरा एक कराची है जो एक कराची वाहिद शहर है। आप ये कराची, कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि कराची एक शहर नहीं, एक मुल्क है। ऐसा ही है, बिल्कुल। गुलशन इकबाल एक सूबा है, क्लिफ्टन एक अलग सूबा है। वहाँ का मिजाज, आप किसी से पूछें भाई आप कहाँ रहते हैं, भाई मैं गुलिस्तान जोर। अच्छा, गुलिस्तान जोर। भाई सलीम साहब आप कहाँ रहते हैं, भाई मैं क्लिफ्टन। अच्छा, क्लिफ्टन में रहते हैं, तो फौरन उसका जो है एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कि वो क्लिफ्टन वाले से बात कर रहा है। अच्छा, आप फिर डिफेंस में चले जाएं तो आप दूसरे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं मकसद है। अच्छा, जैसे ये बिल्कुल ऐसे है जैसे UAE है ना, कि एक 5 मिनट के बाद आपको जो है वो आप रासुल खैमा में आ गए, रासुल खैमा से आगे निकल गए, तो हर 5-10 मिनट के बाद एक नया मुल्क जो है और नया कल्चर, नया उसका जो है वो आप देखें। अच्छा गाजी साहब, एक चीज़ तो बिल्कुल फैक्ट है कि कराची नो डाउट के मोर देन 60% रेवेन्यू जनरेट करता है हमारी इकोनॉमी का। तो इस पे हम तवज्जो क्यों नहीं देते, मतलब इसकी ग्रोथ के लिए? क्योंकि ये जितना अच्छा तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, यहाँ के लोग तरक्की करेंगे, सूबा सिंध के लोग तरक्की करेंगे, पाकिस्तान के लोग तरक्की करेंगे, और जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो यकीनन हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, गुर्बत कम होगी। तो इस पे कोई है तजावीज़? लोकल बॉडीज का सिस्टम मजबूत करें। कराची को जो है वो आप एक बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी दें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। अच्छे लोग लेकर आए, अच्छे लोग मौजूद हैं। लोकल गवर्नमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट लोकल गवर्नमेंट को, जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था, मैं उसको रोल मॉडल बनाए जनरल परवेज मुशर्रफ के, इसको लोकल बॉडी तरक्याती काम भी बहुत कोई भी जनरल खराब नहीं होते हैं। जनरलों ने अच्छा काम भी किया है, बिल्कुल ऐसा है। जनरल अयूब खान इंडस्ट्रीज लेकर आए थे, जनरल हमीद गुल ने एक पूरा सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया था दुनिया में। जनरल मुशर्रफ कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सिस्टम लेकर आए थे और आज भी लोग उसको तस्लीम करते हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया था सबको। आप देखें मुस्तफा कमाल ने जितना भी काम किया था, नेमतुल्लाह साहब ने जितना भी काम किया था, चाहे जमातें अलग अलग हों, लेकिन काम कितना हुआ था कराची में। आप कराची का काम उठाकर देख लें। और आज जो है वो जिस साहब जो बैठे हुए हैं अपनी वालदा की सीट पर, कुर्बानी तो उनकी वालदा की थी, उनकी वालदा की सीट पर बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या काम किया? कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें बता दें। शहीद भुट्टो रोड के अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप मुझे कराची का बता दें। ये जो K4 का मंसूबा अभी तक नहीं हो सका है, काफी अर्से से पेंडिंग में है। आपका जो है वो ग्रीन लाइन अभी तक नहीं बन सकी है। 4 हुकूमतें आई हैं, 4 हुकूमतें गई हैं जी, काफी पैसे बढ़ते जा रहे हैं, करोड़ों से अरबों में पहुंच गए, लेकिन रास्ता नहीं बन रहा है। आपसे एक रास्ता नहीं बन रहा है तो खुदा के वास्ते आप छोड़ें, किसी और को काम करने दें। उस पर हम चाहेंगे कि सलीम अहमद चांडियो साहब का मौक़िफ़ लें, उससे फोकल पर्सन बात कर सकते हैं। जी तो जी सलीम साहब, आपका क्या मतलब मौक़िफ़ है इस पर? नहीं, मैंने इससे पहले भी जैसे कि आपको बताया था कि इस पे काम हो रहा है और जो मतलब पेंडिंग में थे मसले मसाइल, तो उसको हमने चेंज कर दिया। अब नए लोग आए हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इसमें। नहीं, आपने बताया भी था कि आपने कॉन्ट्रैक्टर भी चेंज किए। वही उसी की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वही मकसद मेरा वही था। मैं नाम ले लूं?
नहीं, तो अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा और काफी हद तक ये मसले हल हो गए। और कुछ मंसूबे मैंने पहले भी बताया कि जो हमने वक्त से पहले मुकम्मल किए हैं, तो वो चीज मतलब उसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन जो चीज पेंडिंग में है उसको पहले ज्यादा है। अच्छा, शाहराह भुट्टो की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जो चीज हमने देखी है, मुझे 1 घंटा बच जाता है अगर मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तो मुझे 1 घंटा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही। मैं 2 घंटे में हैदराबाद पहुंच जाता हूँ और वापस 2 घंटे में मैं जो है वो कराची पहुंच जाता हूँ। शाहराह भुट्टो और जिस तरह खूबसूरत वो बना है, और वहाँ पर अट्रैक्शन है कि भाई हम बाहर मुल्कों के रोड देख अगर हम काम करना चाहें तो फिर हाँ, आपके पास मौके हैं, आपके पास टीम है, आपके पास इतना बड़ा पॉलिटिकल जो है वो आप देखें ना सिस्टम, आपके पास पीपल्स पार्टी छोटी पार्टी तो नहीं है ना, वफाकी पार्टी है, आपको सारे चीजें मिल रही हैं, आप काम क्यों नहीं कर सक रहे हैं? मुझे पता है ये वसीम अख्तर की तरह आप रोते रहे मुझे इख्तियारात नहीं है, मुझे इख्तियारात नहीं है। आपको तो तमाम तरह इख्तियारात हैं भाई, आप तो बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी 18 साल से इक़्तिदार में, उम्मीद करते हैं चला कर सकते हैं। सलीम अहमद चांडियो साहब काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छी न्यूज हमें मिलना चाहिए। को मेयर बना दे मेरे ख्याल में, तो ये कुछ काम करके दिखा दे। ऐसा ना हो कि सलीम साहब जो है फिर फोकल पर्सन जो है इस वक्त, तो ग्रेजुअली अपने एफर्ट तो लगा रहे हैं, मैंने इनको देखा माशाल्लाह से कर रहे हैं। और अभी मुहर्रम में भी हमने देखा कि आशूरा पे जो है इन्होंने बड़े विजिट्स किए और औरंगी टाउन और तमाम जगहों पे गए। जी बिल्कुल, तो मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का कि आपने बड़ी उस पर मेहनत की है। चलते हैं सलीम साहब की तरफ। सलीम साहब, वक्त बहुत कम है, 2 घंटे हमारे जो है पता भी नहीं चला कि पूरे तो हो गए। बार कहते हैं वक्त बहुत कम है, बहुत कम है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ गवर्नमेंट को और हमारी यूथ को कोई एडवाइस देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि देखें ना, आप खुद कोशिश करते रहें। वो कहते हैं ना, सरेंडर कभी भी नहीं करना चाहिए इंसान को। और आपसे तो हमने सीखा है कि आपने हर दौर में अपने आप को जो है वो मनवाया और आप हालात से लड़े हैं, और आज यहाँ तक पहुँचने में यकीनन एक जर्नी है, आपकी बड़ी मेहनत है, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपकी डिक्शनरी में कभी मैंने ये नहीं देखा कि आपने हार मानी हो। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को कुछ ऐसा मैसेज दें आप। मैं मैसेज देते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एक तो मेरी क्या हैसियत कि मैं मैसेज दूँ, बल अपने हिस्से का। दूसरी बात ये कि मैं अपने तजर्बे की रोशनी में जो काम मैंने किया और मुझे उसमें आपके सामने है, मेरा एक एम था ज़िंदगी में, मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ जाएं। अल्लाह ने उसको पूरा किया माशाल्लाह से, ठीक है ना। और मैं कौन था, एक गांव का रहने वाला, एक यूनिवर्सिटी टीचर ही तो था ना, और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटियों से बच्चे पढ़कर आए। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, वरना तो मैं ये बात कहीं करता भी नहीं हूँ, बल्कि मेरी बेगम तो मुझसे लड़ पड़ती हैं कि बच्चों का जिक्र कहीं ना किया करें, है ना। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर एक छोटा सा आदमी एक थर के गांव से निकलता है और उसके बच्चे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी पढ़ जाते हैं, तो यकीनन इसमें अल्लाह ताला की मेहरबानियां तो हैं, लेकिन कुछ हमारी एफर्ट्स, दुआएं, बहुत कुछ है ना, तरबियत भी है, तो उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों मैं किरण फाउंडेशन स्कूल है लियारी में, तो मैंने 3 महीने उनको दिए थे। तो मैं एक बच्चों को तो मैं कहानी सुनाता था और माओ से मैं बात किया करता था, और मैं माओ से कहता था कि अपने घर को हाउस ऑफ वैल्यूज कैसे बनाना है। तो मैंने उन बच्चों को एक चार्ट दिया और मैंने कहा अपने घर के बाहर लिखोगे हाउस ऑफ वैल्यूज, और अपने घर के अंदर भी एक छोटी सी जगह पे लिखोगे। तो ये आते जाते फिर मैंने उनको बताया हाउस ऑफ वैल्यूज क्या होता है। तो मैंने उनसे बताया कि जिस घर में मियाँ बीवी के मरासिम आपस में अच्छे हों वो हाउस ऑफ वैल्यूज होता है, जहाँ बच्चों को वक्त दिया जाए वो हाउस ऑफ वैल्यूज होता है, जहाँ पर बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पर थैंक यू कहा जाए वो हाउस ऑफ वैल्यूज होता है ना, उनको शाबाश दी जाए वो हाउस ऑफ वैल्यूज होता है, एप्रिसिएशन दी जाती है। हाँ, जिस घर में लबो लहजे, अपने लहजे जो है झूठ नहीं बोला जाता, जिस घर में अपने लहजों को हल्का। तो मैंने एक वो तवील फहरिस्त उनको बताई कि ये आपने घर में मेंटेन करना है। और मैंने कहा अपने बच्चों की फिक्र छोड़ दें आप, ये बन गया, बच्चे बन गए आपके। मैंने उनसे ये बात की। फिर मैंने और उनको बताया कि बच्चे की जिंदगी में कहानी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये आप मेरा ख्याल था आप सवाल करेंगे, आपने नहीं किया तो आप छोड़ देते हैं इसको फिर कभी सही। लेकिन कहानी जो है ना, बेसिकली इसका सीक्रेट लोगों को नहीं पता क्या है। कहानी बेसिकली बच्चे जो एक महदूद दुनिया में रहते हैं, अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में, एक छोटी सी जगह पर, तो जब वो कहानियाँ सुनते हैं ना, उसमें जिसमें देव और परियां और चुड़ैल और जादूगर और है ना कोहकाफ के पहाड़ और सब, तो वो असल में अपनी उस जिस दुनिया में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे बाहर निकलते हैं।
और उसके बाहर की दुनिया की इमेजिनेशन, उसके तस्वुरात उसके जहन में आना शुरू होते हैं। यूं एक इमेजिनेशन का सफर शुरू होता है। तो मैंने अपने बच्चों को तीसरी चौथी जमात तक आते आते कोई खाना बगैर कहानी के हमने नहीं उनको सुनाया। क्या बात है ना, कोई खाना हमने नहीं खिलाया बगैर कहानी के। आप आकर देखें, मेरे घर में हजारों कहानियां रखी हुई हैं। एक तजुर्बा किया हमने। आपने लाइब्रेरी बनाई भी अपने जी घर में, बिल्कुल, मैंने देखी। तो हमने एक तजुर्बा किया और मेरा ख्याल है तजुर्बा सक्सेसफुल रहा। अब मैं कुछ और चीजें क्रिएट कर रहा हूं। मैंने 10 साल तक आंख मचोली का आखिरी सफा लिखा है अम्मी अब्बू के लिए, है ना, उसका उन्वान ये था। अब मेरी किताब आ रही है 101 गलतियां जो माँ बाप करते हैं। तो ठीक है ना, तो वो 101 जरूरी नहीं है 101 हो, 110 भी हो सकती हैं, 99 भी हो सकती हैं, लेकिन 101 मैंने खास वजह से लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये एक मुसलसल एफर्ट है। आखिरी बात करके खत्म करूंगा जी। जब मैंने लियारी में बच्चों की माओ से गुफ्तगू की, तो एक बहुत सी माओ ने मेरा नंबर भी लिया, फोन नंबर। ये भी आपको पता होगा वहां की माएँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना जी बिल्कुल। एक दिन एक माँ का फोन आता है। ये बात मैं बयान करते हुए डरता हूं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने मुझे कहा, सलीम साहब हमारा आदमी ने बच्चे को गाली दिया। फिर हमने उसको समझाया कि सलीम साहब ने जो बात बताया था आप भूल गया, फिर तो बच्चा, हमारा बच्चा बड़ा आदमी नहीं बनेगा, है ना। तो हमारा आदमी ने मेरे से भी माफी मांगा, बच्चे से भी माफी मांगा। क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज आपने। बिलीव करें, बिल्कुल उस दिन इतनी खुशी हुई कि मेरी वो 3 महीने की एफर्ट काम कर गई। वही आपकी मतलब छोटे से इकदाम से किसी की जिंदगी बदल जाती है, तो इसका मकसद है, हमारे शो का भी मकसद पूरा हो जाता है। सर 1 मिनट में अगर कोई मैसेज देना चाहें। बस मैसेज यही है कि जो है वो हमें अब जो है वो सीरियस हो जाना चाहिए। जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, हम सबको ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, कोई शख्स ये ना कहे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। कोई शख्स, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। जो जहां पर है वो अपनी जिम्मेवारी को बाकायदा पूरा करे। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। सलीम चांडी साहब कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, मैं गाजी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमें अपने मतलब हुकूक तो याद हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ जो हमें करने वो हम भूल जाते हैं। तो हमें अपने हुकूक के साथ साथ अपने फ़राइज़ को भी याद रखना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने मेहमानों का। सलीम मुगल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गाजी सलाउद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सलीम अहमद चांडी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाजरीन, आज की गुफ्तगू का अगर हम ये कहें कि अगर आप इसमें से एक जुमले पर भी अमल कर लें तो यकीनन आपकी ज़िंदगी भी बदलने वाली है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रही ज़िंदगी तो सुबह फिर 10 बजे से 12 बजे आपसे मुलाकात होगी। चलते काशिफ की तरफ। काशिफ क्या गाना सुनाना चाहेंगे, वहीं से हम वाइंड अप करेंगे। जी, नेशनल सॉन्ग है। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम माँ बाप, कदम कदम माँ बाप तुझे, कदम कदम माँ बाप। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरी प्यारी सज धज के हम इतनी शान बढ़ाए, आने वाली नस्लें तेरी
अजमत के गुन गाए, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे।